अध्याय 911। एक दिन पहले नेट जो कह रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि उसे लगता है कि दूसरे नेता के इलाके में रहने वाले सभी लोगों को इस सुविधा में बंद कर दिया गया है। यह एक बेतुकी बात थी कि अगर सिल्वर को पहले पता चल जाता तो वह इसे खारिज कर देती। फिलहाल परिस्थितियां जिस तरह की थीं, वह इस सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार थी। एक नेता को अपने आंतरिक किले के क्षेत्र में अपनी पसंद का व्यक्ति चुनने की अनुमति थी। अगर वे चाहते थे कि सभी महिलाएं हों तो यह नेता की पसंद थी, चाहे अनुरोध कितना भी अस्पष्ट क्यों न हो। हालांकि नेट के सिद्धांत से भी ज्यादा चिंताजनक बात स्वयं दूसरी नेता सिंडी थी। नेट का शक उसकी इस क्षमता के कारण उस पर भी शक बन गया था। इन सभी पिशाचों की याददाश्त चली गई थी। यह कोई अजीब बात नहीं थी क्योंकि एक शक्तिशाली पिशाच नेता अपनी प्रभाव क्षमता से ऐसा कर सकता था। अपनी यादों को मिटाने के लिए प्रभाव कौशल का इस्तेमाल करने के अलावा एक और तरीका भी था, और वह था दूसरे नेता की क्षमता। हालांकि सिंडी के अनुसार यह असंभव था। वह समय को केवल कुछ ही समय पहले तक वापस ला सकती थी। शरीर के अंगों के लिए भी यह अलग था, या ऐसा उसने दावा किया था। इसका मतलब था कि उसकी क्षमता के साथ अपने बारे में हर एक याद को मिटाना असंभव होगा। इस क्षमता की ताकत हर नेता में अलग अलग होती थी। कुछ इसमें बेहतर थे, कुछ कमज़ोर, लेकिन नेता शायद ही कभी ऐसी चीज़ों को परखने के लिए आपस में झगड़ते थे। दूसरे नेताओं को अपनी शक्तियों के बारे में सिर्फ अपनी बातों पर ही भरोसा करने के लिए छोड़ देते थे। हर नेता जानता था कि दूसरे लोग अपनी असली ताकत छुपा रहे हैं। अगर सिंडी कहती कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती तो बाकी लोगों को भी यही मानना पड़ता, क्योंकि कोई सबूत नहीं था। उनके पास एक दूसरे पर दबाव डालने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे लगता है कि अब हमें वापस लौट जाना चाहिए, लियो ने सुझाव दिया। यहाँ खोजबीन के लिए कुछ भी नहीं बचा है, और जो कुछ हमने पाया है उसके आधार पर यह किसी प्रकार के ब्लडस्कर और उपवर्ग के प्रजनन स्थल जैसा लगता है। इसे छुपाने के पीछे उनके बुरे इरादे जरूर होंगे। लियो के लिए ज्यादा चिंता की बात यह थी कि उसके शरीर में एक कनेक्शन बेकाबू हो रहा था। वह समझ सकता था कि इस समय 10वें महल में कुछ हो रहा है और उन्हें वापस लौटना होगा। उन्हें उसकी मदद की जरूरत थी। रुको, क्या हमें इन लोगों से छुटकारा नहीं पाना चाहिए? अभी तो ये एक कोठरी में फंसे हुए हैं। हम इन्हें मार सकते हैं ताकि ये हम पर हमला न कर सकें। मुझे पता है कि उन्हें इस जगह के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि इसे किसने खोजा, नेट ने कहा। यह कोई बुरा सुझाव नहीं था, लेकिन लियो इसके खिलाफ था। हमारी ताकत और संख्याबल के बावजूद इनमें से 400 लोगों को मारना आसान नहीं होगा। देख नहीं रहे, सलाखें उसी सामग्री से बनी हैं जिससे महल बनाए जाते हैं। इन सलाखों को पार करके हमला करना मुश्किल होगा, जिससे काम और भी लंबा चलेगा। मुझे भी लगता है कि इस जगह के बारे में जानना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, सिल्वर ने सहमति जताते हुए कहा। हम इस जगह पर संयोग से पहुंच गए। दुश्मन ने शायद सोचा होगा कि हमें ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बारे में जानने से हमें उनके लक्ष्य का अंदाज़ा हो सकता है। आखिरकार हम उनसे हमेशा एक कदम पीछे रहने के बजाय एक कदम आगे रह सकते हैं। एक और इंसान था जो उन्हें मारना नहीं चाहता था, और वो था फैक्स। इन लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ बदला गया था। जब उसने उनकी एक सफ़ेद आंख में देखा जो बस उसे घूर रही थी, तो फैक्स को डर नहीं लगा, बल्कि उसे उन पर तरस आया। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उन्हें वापस भेजा जा सके। उस जगह से जाने से पहले सिल्वर ने उन पिशाचों के साथ एक और काम किया जो बाकियों से ज़्यादा समझदार थे। किसी भी स्थिति से बचने के लिए उसने अपनी प्रभावशाली शक्तियों का इस्तेमाल करके उन पिशाचों की इस जगह से जुड़ी सारी यादें मिटा दीं। आमतौर पर वह ऐसा नहीं करती, लेकिन वे पहले ही अपनी यादें खो चुके थे, और जिसे वह हटा रही थी वह कोई विशेष रूप से सार्थक या लंबी नहीं थी। जब तक वह ऐसा करने में सक्षम थी तब तक ऐसा करना उसके लिए आसान काम होना चाहिए था। हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आगे बढ़ना होगा, सिल्वर चिल्लाया। और यही बात हमें दूर रहते हुए पता चली। यही बात हमें इतने लंबे समय तक रोके रही, सिल्वर ने कहा, ये बताते हुए कि वह, लियो और बाकियों ने क्या क्या झेला था। ये सब ब्राइस को बताया गया था, सैम ने पूछा। इसका मतलब है कि उसे उस खून चूसने वाले और दूसरी खूनी परी के बारे में पता है जिसका इस्तेमाल ड्वाइट को मारने के लिए किया गया होगा। यही वो सबूत था जिसकी उन्हें तलाश थी। बस एक ही बुरी बात थी कि लियो और सिल्वर को पता नहीं था कि क्विन को रक्तपरी का इस्तेमाल करके फंसाया गया था। लगता है सारे संकेत यही इशारा कर रहे हैं कि जिल और सिंडी ने साथ मिलकर काम किया है, पॉल ने कहा। फिर भी किसी तरह उसने बाकी नेताओं को यकीन दिला दिया कि बाकी नेताओं की तुलना में वह बेहतर है। सिंडी का नाम सुनते ही लैला ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। उसे एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि उसने उस पर भरोसा किया था और उसे एक अच्छी नेता समझा था। वह जानती थी कि दूसरे नेताओं को कैसा महसूस हुआ होगा, लेकिन उसने सिया की हत्या के बाद उसका एक बुरा रूप भी देखा था। मुझे चिंता इस बात की है कि ये सब जानने के बाद ब्रायस ने फांसी जारी रखने का फैसला कर लिया है, सैम ने कहा।
क्यों न इसे तब तक टाला जाए जब तक कि उसे दूसरी रक्त परी न मिल जाए ताकि इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो क्विन को सिर्फ इसलिए नहीं मारेगा क्योंकि उसे लगता है कि वो क्विन नहीं है? नहीं, पॉल ने जवाब दिया। अगर हम ब्रायस को जानते हैं, जो मुझे यकीन नहीं है, तो वह इस मौके का इस्तेमाल एक ही तीर से दो निशाने लगाने के लिए करेगा। वह पहले क्विन को मारेगा और फिर सिंडी को, लेकिन अगर ब्रायस जल्दी कार्रवाई नहीं करता तो ब्लड्सकर्स की सेना का फिर से इस्तेमाल हो सकता है। तो हम वहीं वापस आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, लैला ने शिकायत की। कहानी अच्छी थी, लेकिन फिर भी यह गारंटी नहीं देती कि क्विन जिंदा बच जाएगा। इसका मतलब बस इतना है कि हमारे पास क्विन की बेगुनाही साबित करने के तरीके हैं और हम जान सकते हैं कि असली दुश्मन कौन है। कल हमें कार्रवाई करनी होगी। राजा के महल में सबको पता नहीं था कि कुछ हो रहा है। क्विन अपनी योजना खुद बना रहा था। वह कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। उसकी बाहें थोड़ी बड़ी हो गई थीं, उसके बाल आधे झड़ गए थे और उसके नुकीले दांत मुड़ गए थे। उसकी बाहें कांप रही थीं और दीवारों से जुड़ी हथकड़ियां खड़खड़ाने लगी थीं। क्विन, क्विन, क्या तुम अभी भी वहां हो? एलेक्स चिल्लाया। चलो, तुम मुझे पलट कर खा तो नहीं जाओगे, है ना? एलेक्स चिल्लाया। क्विन की आंखों में एक उन्मादी जंगलीपन था, लेकिन एलेक्स की बातें सुनकर वे गायब हो गए। हालांकि उसका रूपांतरण अभी भी वैसा ही था, उसकी उभरी हुई मांसपेशियां अभी भी दिखाई दे रही थीं। जब उसका रूपांतरण रद्द किया गया तो उसके बाल धीरे धीरे वापस उगने लगे और उसकी मांसपेशियां सिकुड़ गईं। यह अच्छा था, हम लगभग पहुंच ही गए थे, लेकिन तुम्हारे बिना मैं इसे खो देता। चलो फिर से चलते हैं, क्विन चिल्लाया। जब से एलेक्स उसके साथ शामिल हुआ था, क्विन हर दिन ये सीखने की कोशिश कर रहा था कि कैसे वह ब्लडसुकर बन सकता है, ताकि वह अपनी मानसिक संतुलन खोए बिना उसकी अत्यधिक शक्ति का उपयोग कर सके। खुशकिस्मती से एलेक्स ने बहुत मदद की, क्योंकि जब वह अपनी जगह खोने की कगार पर था, तब बाहर से आए शब्दों ने उसे वापस पटरी पर लाने में मदद की और वह पहले से कहीं ज्यादा तेजी से प्रगति कर रहा था। क्विन मुड़ तो सकता था, लेकिन बेहोश होने लगता था। एलेक्स का प्रोत्साहन सुनकर वह उस अवस्था से बाहर निकल जाता था, लेकिन उसका शरीर अभी भी एक रक्तपिपासु जैसा था। हालांकि उसे लगा कि हर बार सुरक्षित रूप से रूपांतरित होने के लिए एलेक्स पर निर्भर रहना जोखिम भरा था। उन्होंने फिर से परीक्षण किया और इस बार एलेक्स ने एक शब्द भी नहीं बोला। तो देखते हैं अब तुम क्या करते हो, क्विन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मुझे बस इंतजार करना है और तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा। पिशाच बस्ती के लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय पहले ही सब एक ही बात पर चर्चा कर रहे थे। हर परिवार के सदस्य एक और फांसी देखने के लिए चौक पर इकट्ठा हो रहे थे। फर्क बस इतना था कि यह कोई साधारण फांसी नहीं थी, बल्कि एक नेता से जुड़ी हुई थी, ऐसा कुछ जो युवा पिशाचों ने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। क्या तुमने शाही रक्षकों को देखा? वे 10वें महल के चारों ओर इकट्ठे हुए हैं। हाँ, मैंने सोचा था, मुझे लगता है कि वे ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि फांसी अच्छी तरह से हो और वे नहीं चाहते कि कुछ भी हो। लेकिन 10वें नेता को क्यों फांसी दी जा रही है? क्या उन्हें संदेह है कि उसका रॉयल नाइट्स की मौत से कुछ लेना देना है? मैं केवल यही मान सकता हूं कि ऐसा ही है, लेकिन ये केवल 10वें महल के लोगों की बात नहीं है, बल्कि वे 10वें महल से संबंधित किसी भी पिशाच को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। पिशाच बस्ती में जो बात चल रही थी वह सच थी। शाही पहरेदार 10वें इलाके में रहने वालों के इर्द गिर्द तैनात थे, जबकि 10वें परिवार के नामात्र के लोगों को आने से मना कर दिया गया था। इस बार कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि सब कुछ सुचारू रूप से चलने की योजना थी। राजा के महल के नीचे क्विन और एलेक्स चुपचाप इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने मन की सारी बातें खत्म कर ली थीं। वे कई दिनों से साथ थे और सिर्फ 24 घंटे साथ रहने से उन्होंने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। क्विन ने अपनी पृष्ठभूमि, स्कूल में अपने जीवन और उसके साथ हुए बुरे व्यवहार के बारे में बताया था, और यह भी कि कैसे उसने दूसरों के साथ भी वैसा ही या उससे भी बुरा व्यवहार होते देखा था। जबकि एलेक्स की पृष्ठभूमि उसकी उम्मीद से थोड़ी अलग थी। युद्ध से पहले एलेक्स का परिवार काफ़ी धनी हुआ करता था तथा बड़े शहरों में उनकी कई अचल संपत्तियां थीं। हालांकि युद्ध के बाद उनकी अधिकांश संपत्तियां नष्ट हो गईं और सरकार ने उन्हें सब्सिडी देने के लिए कुछ नहीं किया। वे अपना नाम और दौलत फिर से बढ़ाना चाहते थे, लेकिन योग्यताओं के आगमन के बाद उन्हें यह मुश्किल लगने लगा। शक्ति किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और वह ऐसी चीज़ थी जो उनके पास नहीं थी। मुझे लगता है कि युद्ध के कारण बहुत से लोगों ने अलग अलग चीज़ें खो दी हैं, क्विन ने सोचा। एलेक्स को क्विन के प्रस्ताव में शुरुआत में इसलिए दिलचस्पी थी क्योंकि वह अपना खुद का जाली साम्राज्य खड़ा करना चाहता था और अपने परिवार का नाम फिर से उसी स्तर पर लाना चाहता था जैसा वह पहले था। वह जानता था कि किसी और के लिए काम करना उसके लिए संभव नहीं होगा। हालांकि यह उसकी मूल योजना के अनुसार नहीं हुआ, फिर भी वह खुश था। अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो ना?
क्विन ने सोचा। जैसे ही उसने अपने माता पिता के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन वह उनके बारे में बहुत कम जानता था। इतना भी नहीं कि उनके चले जाने पर दुखी हो, बल्कि उसे केवल इस बात का दुख था कि दूसरों के पास परिवार था जबकि उसका नहीं था। क्या तुम अब भी ऐसा ही सोचते हो? विंसेंट ने कहा। तुम्हारा सिस्टम भी तुम्हें लगातार याद दिलाता रहता है कि यह सच नहीं है। अपने सिस्टम को देखकर क्विन को समझ आ गया कि विंसेंट क्या कहना चाह रहा था। तुम बहुत घटिया आदमी हो, पर तुम सही हो। शायद जब ये पूरा युद्ध खत्म हो जाएगा तो मैं भी अपने परिवार के बारे में सोचना शुरू कर सकूंगा। क्विन को लगा कि उसकी उम्र के किसी व्यक्ति का परिवार के बारे में सोचना थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह विंसेंट के रूप में बिताए गए जीवन की वजह से था। विंसेंट को जिस एक चीज़ से संतुष्टि मिली वह थी अपने बच्चों को बड़ा होते देखना, और क्योंकि उसके बच्चे थे इसलिए इस दुनिया से जाते हुए उसे सुकून मिला। उसे लगा कि कम से कम वह कुछ तो दे रहा है, और यही वजह थी कि क्विन आज यहाँ था। हालांकि क्विन को पहले ये पता नहीं था कि वे दोनों रिश्तेदार हैं। एक परिवार हो, आप जानते हैं कि ऐसा करने के लिए आपको एक साथी की आवश्यकता होती है। क्या आपके मन में कम से कम कोई तो है? विनेंट ने पूछा। इस प्रश्न के बारे में सोचते हुए क्विन के गाल थोड़े लाल होने लगे और संभावनाओं के बारे में सोचते हुए उसके शरीर का तापमान बढ़ने लगा। अरे, तुम ठीक तो हो? एलेक्स ने पूछा। बस थोड़ा शांत हो गया है, लगता है कुछ देर से। क्विन ने एक पल के लिए सोचा कि एलेक्स देख सकता है कि वह कैसा दिखता है, लेकिन जिस तरह से वे दोनों जंजीरों से बंधे थे उसे देखते हुए ये नामुमकिन था। कमरे में सन्नाटा छाए होने के कारण एलेक्स असहज होकर बोल रहा था। अब जबकि दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां साझा कर ली थीं, तो वे बस वहीं बैठकर इंतजार कर सकते थे। उन्हें योजनाबद्ध फांसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था और न ही ऊपर क्या हो रहा था, लेकिन कम से कम क्विन खुश था कि ऐसा नहीं लग रहा था कि 10वें पर अब हमला हो रहा है। जैसे ही वे दरवाजे खोलेंगे, यह इस पर निर्भर करेगा कि क्या होगा या वे क्या कहेंगे। यह इस पर भी निर्भर करेगा कि मैं कैसा व्यवहार करूंगा। क्विन को अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखते हुए खून चूसने वाले में तब्दील होने की अपनी क्षमता पर पूरा यकीन नहीं था। अगर कमरे में फंसे रहने के दौरान कुछ गड़बड़ हुई तो वह एलेक्स पर हमला कर सकता था, जो वह बिल्कुल नहीं करना चाहता था, और उसे यकीन भी नहीं था कि उसके पास इतनी ताकत होगी भी या नहीं कि वह उन्हें अंदर रोके हुए दरवाज़ा तोड़ सके। इसलिए उसने तय कर लिया था कि जैसे ही उसे उन दरवाज़ों से बाहर निकाला जाएगा वह खुद को बदल लेगा, और तभी वह वो सब करेगा जो करना ज़रूरी है। हालांकि खून चूसने वाला होने में एक बड़ी समस्या थी। उसका स्वास्थ्य बेहद कमज़ोर होता और वह ब्लड बैंक समेत रक्त कौशल का इस्तेमाल नहीं कर पाता। असल में किसी नेता या किसी ताकतवर व्यक्ति का एक वार और वह मर सकता था। एक दोधारी तलवार। इसीलिए जब उसने देखा कि उसे लेने कौन आया है तो उसे थोड़ा झटका लगा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और काफ़ी देर हो चुकी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक गंजा आदमी अंदर आ रहा है, और वो नहीं जिसकी संगति उसे पसंद थी। उसके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया और अब कमरे में केवल ब्राइस, एलेक्स और क्विन ही बचे थे। क्या तुम तैयार हो बेटे? अब तुम्हारे फांसी के लिए निकलने का समय आ गया है, ब्राइस ने मुस्कुराते हुए कहा। मंच तैयार था और पिशाचों को फांसी के मंच को देखते हुए एक अजीब सा एहसास हो रहा था। अभी कुछ समय पहले ही फैक्स, जो उनके प्रत्यक्ष वंशज थे, को फांसी दी जानी थी। अब एक बार फिर परिषद के नेता इकट्ठा हुए थे और फांसी के मंच की जमीन पर खड़े होकर बाहर की ओर देख रहे थे। कुछ प्रमुख पदों पर अभी नियुक्ति होनी बाकी थी, क्योंकि ब्रायस को फांसी ज्यादा जरूरी लग रही थी और क्विन का मामला पहले निपटाया जाना था। इसलिए उनके अपने अपने परिवारों के पिशाच शूरवीर फिलहाल अपनी जगह पर खड़े थे। आखिरकार राजा आ पहुंचा। उसके पीछे उसके 2 शाही शूरवीर भी थे, जिनके पैरों और हाथों में जंजीरें बंधी थीं, एलेक्स और क्विन भी। उनके लिए 2 छोटी मेज़ें रखी थीं, जिनमें एक मोड़ था जहां वे आराम से अपना सिर टिका सकते थे, और मंच पर ही एक साफ ताज़ा तलवार रखी थी जिसका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ था। मुका नाम का जल्लाद चुना गया था, जो एक ही बार में दोनों के सिर पर ब्लेड से वार करेगा। मंच पर लाए जाते हुए एलेक्स क्विन को देखता रहा। वह जानता था कि क्विन भूमिगत रूप से क्या अभ्यास कर रहा था और सोच रहा था कि उसने अभी तक अपना रूप क्यों नहीं बदला है। क्या तुम इस स्थिति से पहले ही भागने वाले नहीं थे, या ऐसा इसलिए था क्योंकि राजा ही हमें लेने आया था? एलेक्स ने सोचा। जब एलेक्स को मेज़ के सामने बिठाया गया तो ज़मीन पर मौजूद कई लोग उसे देखकर दंग रह गए, क्योंकि अब वह अपने पंख वैसे नहीं छिपा रहा था जैसे वह हमेशा छिपाता था। उसने जो फटी हुई कमीज पहनी थी, जिसकी पीठ पर छेद थे, उसमें उसकी पीठ पर उसके दोनों पंख साफ दिखाई दे रहे थे। क्या यही कारण है कि 10वें को इसलिए फांसी दी जा रही है क्योंकि उसने एक रक्त परी को पकड़ रखा था? अब समझ में आया कि वे महल पर आक्रमण करने क्यों गए थे। पिशाच जल्द ही जो कुछ हुआ था उसके बारे में जानकारी भरने लगे, चाहे वह सच था या नहीं। यह एकमात्र ऐसी बात थी जिसका वे अनुमान लगा सकते थे, और इससे कोई मदद नहीं मिली कि इस बात के बारे में पहले से ही अफवाहें फैली हुई थीं। जब क्विन को उसकी मेज पर लाया गया तो पिशाच इधर उधर देखने लगे। नेताओं ने भी ऐसा ही किया।
सिंडी, जो सभी नेताओं के बीच खड़ी थी, काफी खुश लग रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, लेकिन इस बार मुस्कान सामान्य से थोड़ी ज्यादा थी। लगता है 10वें परिवार का एक भी सदस्य यहाँ नहीं है, उसने सोचा। हालांकि वह गलत थी, बहुत गलत। कुछ मील पीछे, एक सामान्य घर के ऊपर, लोगन अपनी जगह पर था। उसने सबसे ऊंचा सामान्य घर चुना था और सभी के चले जाने के कारण पूलिंग एरिया में वैम्पायरों के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। इमारत की छत पर उसने एक अजीबोगरीब चीज बनाई थी जो लगभग स्नाइपर राइफल जैसी दिखती थी। उसने उसे ऊपर उठाया हुआ था और पेट के बल लेटा हुआ स्कोप में नीचे देख रहा था। वह दो साधारण दिखने वाले पिशाचों को देख रहा था। एक के घुंघराले भूरे बाल थे और दूसरा उसके बगल में थोड़ा लंबा, काले बालों वाला। मुझे उम्मीद है कि हम पीटर और बोडेन से यह काम करवा लेंगे, लोगन ने कहा। कुछ दिन पहले राजा का एक आदेश मिला था। यह आदेश 10वें महल से किसी को भी बाहर जाने से रोकने का था। तब तक लोगान और पीटर पिशाच बस्ती छोड़ चुके थे। उन्हें क्या पता था कि छोटे बोडेन को बेहतर बनाने की उनकी छोटी सी यात्रा एक से ज्यादा कारणों से उनके लिए वरदान साबित होगी। पीटर और लोगन को अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप में छिपाने की क्षमता के कारण बिना किसी को पता चले बस्ती से बाहर निकलना काफी आसान था। बस्ती के द्वार से बाहर निकलते समय किसी ने कोई शोर नहीं मचाया क्योंकि पहरेदारों की ज्यादा दिलचस्पी उन लोगों पर थी जो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वे नजरों से ओझल हुए, बोडेन पीटर की बड़ी जेब से बाहर निकला और उसके कंधे पर कूद गया। आखिरकार, मैं ठीक से सांस ले पा रहा हूँ, उसने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। वह अपनी मंजिल का इंतजार कर रहा था। लोगन चाहता था कि वे उस प्रयोगशाला में वापस जाएं जहां कथित दाल्की को बनाया गया था, खासकर यह जानने के बाद कि उसके माता पिता को अतीत में वहां बंदी बनाकर रखा गया था। उसे लगा कि वहां कोई संबंध होना चाहिए और शायद कुछ ऐसी बातें भी होनी चाहिए जो पिछली बार वहां रहने के दौरान उसने नज़रअंदाज कर दी थीं। जहां तक पीटर को साथ लाने की बात है, जरूरत पड़ने पर वह ग्रुप का सबसे मजबूत हथियार था। अगर उनका सामना किसी पिशाच से होता तो वे किसी गुमनाम गांव वाले का दिखावा कर सकते थे, लेकिन अगर यह काम न करे तो लोगान को पूरा यकीन था कि ऐसे ज्यादा लोग नहीं थे जो बोडेन और पीटर दोनों को एक साथ मार गिराएं, भले ही उनका सामना किसी एक नेता से ही क्यों न हो जाए। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें पॉल के दस्ताने पसंद आ गए हैं, लोगन ने टिप्पणी की जब वे जंगल में आगे बढ़ रहे थे। ये हल्के जरूर हैं, पर फिर भी इनमें कुछ कमी है। ये बस मुझे अपने जैसी नहीं लगती, पीटर ने कहा। क्या तुम्हें याद है, बहुत समय पहले तुमने मुझे ये खेल खेलने दिया था। एक हथियार था जो मुझे बहुत पसंद आया था, पर मुझे याद नहीं कि उसका नाम क्या था। वो जो डंडों जैसी दिखती थी, सिर्फ तुम ही उन्हें थामे रहते थे। ओह, आप टोनफास की बात कर रहे हैं। हाँ, वे आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त होंगे। वे आपको कुछ अतिरिक्त रेंज प्रदान करेंगे और आप अपने दुश्मनों को चोट पहुंचाने के लिए अपनी मुट्ठियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगन ने उत्तर दिया। फिर भी ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये बहुत तेज हैं और मैं कुछ ज्यादा गुप्त चाहता हूँ, पीटर ने थोड़े उत्साहित भाव से कहा। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ संभव है? लोगन ने पीटर के अनुरोध पर विचार किया और जल्दी से एक डिज़ाइन तैयार कर लिया। वापस आकर वह एक बड़े ब्लेड का खाका तैयार करेगा जो उसके दोनों हाथों पर लगा होगा और जब वह उसे चलाना चाहेगा तो वह नीचे से निकल आएगा। उसे इस बात का एहसास क्विन के हथियार के साथ इस्तेमाल होने वाले सक्रिय कौशल से हुआ। इससे उसे ज़रूरत पड़ने पर हमेशा अतिरिक्त रेंज मिलती थी। एलेक्स को ले जाया गया है, लेकिन इस बीच मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। अगर सब कुछ अभी भी उस बेस पर है जहाँ हम जा रहे हैं, तो जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए एक बना दूंगा, लोगन ने वादा किया। वह अपने साथ कुछ चीज़ें लाया था, मुख्यतः बोडेन के साथ जो करने वाला था उसके लिए अलग अलग स्तरों के क्रिस्टल, लेकिन कुछ अन्य चीज़ें भी जो उपयोगी साबित हो सकती थीं। बेस में काफ़ी उपकरण भी बचे होंगे जिनसे वह पीटर के लिए एक नया बीस्ट गियर हथियार बना सकेगा। आखिरकार वे बेस पर पहुंच गए, लेकिन इस बार रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई। वे पहाड़ में दाखिल हुए और सुरंगों से होकर चलने लगे। लोगान की याददाश्त बहुत अच्छी थी और उसे पिछली बार यहां आने का रास्ता भी याद था। अंततः जब वह गैलाथ्रियम निर्मित दरवाजे पर पहुंचा तो उसी प्रणाली ने उसका स्वागत किया। श्री ग्रीन का स्वागत है। सुविधा केंद्र में प्रवेश करते ही वह पहले जैसा ही दिख रहा था। उसे छुआ तक नहीं गया था और वहां कई खाली बड़े कांच के कंटेनर थे जो एक इंसान के लिए पर्याप्त बड़े थे, जिनमें कुछ भी नहीं भरा था, लेकिन उनमें बड़ी बड़ी नलियां थीं जो अलग अलग जगहों पर जाती थीं। जब वे एक चौराहे पर पहुंचे तो वहां कई दरवाजे थे जो अलग अलग जगहों पर जाते थे और एक कमरा था जिसमें लियो ने उन्हें जाने से मना किया था, क्योंकि वह कमरा राक्षसी स्तर के जानवर वाला था। जाहिर है उसमें अभी भी बहुत ताकत थी, उस राक्षसी स्तर के जानवर से भी ज्यादा जिससे वे पहले मिले थे, और अगर वह वहां ज्यादा देर तक रहा तो मुमकिन था कि वह पागल हो जाए। सीधे आगे बढ़ते हुए लोगन एक कमरे में दाखिल हुआ जहां उसके सामने कमरे की चौड़ाई जितनी बड़ी एक बड़ी डिजिटल डिस्प्ले लगी थी। हर कमरे के कोने में तरह तरह की जानकारी वाले टर्मिनल लगे थे।
ये वह कमरा है जहां माँ और पिताजी को वर्षों तक रखा गया था और अंततः उन्होंने डालकी बनाई थी। यहाँ आकर अजीब लग रहा है। बोडेन खुद को रोक नहीं पाया और बोला। उसने उस प्रवेश द्वार का एक हिस्सा तो पहचान लिया जहां से वे अंदर आए थे, लेकिन बाकी हिस्सा नहीं। उसे उस जगह की कोई बुरी यादें नहीं थीं, लेकिन उस जगह पर जाना अजीब था जहां उसने पहली बार अपनी आंखें खोली थीं। लोगन तुरंत काम पर लग गया, कई टर्मिनलों को छूकर और जो भी जानकारी मिल सकती थी उसे इकट्ठा करता रहा। पहले वह जानकारी के पन्ने पलट रहा था और यह जानने की कोशिश कर रहा था कि यह जगह पहले क्या हुआ करती थी, लेकिन अब उसे ज़्यादा अंदाज़ा हो गया था। दल बनने से पहले कई असफल परियोजनाएं बनाई गई थीं और वह उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते थे। उसकी मुख्य चिंता ये पता लगाना था कि बोडेन को उस डल्की से भी ज़्यादा नाकाम क्यों करार दिया गया जो पहले बनाई गई थी। कई घंटों की जानकारी इकट्ठा करने के बाद लोगन एक सिद्धांत पर पहुंच गया था। डालकी को दानव श्रेणी के जानवर का उपयोग करके बनाया गया था। उस ऊर्जा का एक हिस्सा बोडेन बनाने में भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसी समय जब बोडेन से हरे रंग का सीरम बनाया गया था तो उस समय उसके पास मौजूद निम्न श्रेणी के जानवर क्रिस्टल का ही उपयोग किया गया था। जितना वह समझ पाया उसके अनुसार दानव श्रेणी के जानवर से ऊर्जा उत्पादन अब पहले जैसा नहीं रहा। ऐसा लग रहा था कि कम से कम उस विशेष दानव श्रेणी से जितने डालकी बनाए जा सकते थे उनकी संख्या अपनी सीमा तक पहुंच गई थी, और अगर और बनाए भी गए तो बोडेन की तरह ही वे भी समस्याओं का कारण बनेंगे। क्या पिशाच ही था जिसने 10वें महल वाली प्रयोगशाला और इस महल के बीच संपर्क स्थापित किया था? ऐसा लगता है कि पिशाचों से यह बात छुपाई गई थी और वह 10वें महल से काम कर रहा था। जरूर वह यहाँ भी काम कर रहा होगा। क्या इसी तरह मैंने गलती से वोर्डन का एक डालकी संस्करण बना दिया? लोगन ने सोचा। अगर ऐसा था तो समस्या का एक समाधान था। एक दानव स्तर का क्रिस्टल ढूंढो और किसी तरह उस शक्ति को बोडेन में डाल दो। ये क्रिस्टल उस मूल क्रिस्टल से मेल खाना चाहिए जिससे डालकी का निर्माण हुआ था। हालांकि यह असंभव लग रहा था। वह किसी भी पुराने दानव स्तरीय क्रिस्टल का उपयोग कर सकता था, लेकिन इसका केवल अस्थायी प्रभाव हो सकता था। हालांकि अस्थायी अभी के लिए ठीक था। यदि उसके पास दानव स्तर के क्रिस्टल नहीं होते तो उसे अपने पास उपलब्ध अगली सबसे अच्छी चीज़ का उपयोग करना पड़ता, जो कि राजा स्तर के क्रिस्टल थे। क्या मुझे कुछ करना है? बोडेन ने पूछा। मुझे बस आपके खून के कुछ नमूने चाहिए, लेकिन इसके अलावा आप ठीक रहेंगे। लोगन ने काम पर जाते हुए जवाब दिया। पहले की तरह लोगान लैब में मिले सीरम जैसे ही कुछ हरे सीरम बनाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इसके लिए बोडेन का डीएनए उसमें अंकित होना जरूरी था। खुशकिस्मती से उसके पास अभी भी अपने बनाए पिछले नमूने की जानकारी थी और बोडेन का डीएनए भी वही था। फिर किंगटियर क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके वह एक बेहतर सीरम बनाएगा जिसे उसके शरीर में इंजेक्ट करके उसे और समय दिया जा सकेगा। कितना समय लगेगा और क्या इससे उसका शरीर सामान्य हो पाएगा, यह उसे नहीं पता था। लोगन अथक परिश्रम कर रहा था, फिर भी कभी कभार वह कमरे से बाहर निकल जाता था। उसने कई बार पीटर से मदद ली, बड़े कंटेनरों तक जाने वाले पाइपों में से एक को तोड़कर ये देखने के लिए कि उनके अंदर क्या है। वहाँ कुछ सुनहरे रंग का तरल पदार्थ था और उसने उसके भी नमूने लिए। पता चला कि उस सुनहरे तरल पदार्थ में दानव श्रेणी के जानवर की ऊर्जा के अंश थे। कई बार ऐसा हुआ कि लोगन को स्वयं ही उस राक्षस जानवर को देखने का प्रलोभन हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि उसका और अधिक अध्ययन करने से उसे अधिक परिणाम या उत्तर मिल सकते हैं। हालांकि अपने शोध के दौरान उसे जो जानकारी मिली थी उसने उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी थी। यह उसके माता पिता द्वारा उस समय लिखी गई एक डायरी थी जब वे इस तरह की चीज़ पर काम कर रहे थे। जाहिर है कई बार वे उस कमरे में गए थे जहां राक्षस रहता था और उनके दिमाग में उसकी छवियां उभर आई थीं। जिस पिशाच ने उन्हें बंदी बनाया था उसकी चीखें सुनकर उसे उन्हें वहां से घसीटकर बाहर निकालना पड़ा था, और उस घटना के बाद से वे फिर कभी वहां नहीं गए। लोगन ने ये चेतावनी पीटर और बोडेन को भी दे दी, हालांकि वह इस बात को लेकर अनिश्चित था कि उन दोनों पर भी इसका उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना कि वह सोच रहा था। आखिरकार लोगन ने लगभग हर काम को बारीकी से कर लिया था। उसने सबसे बेहतरीन सीरम बना लिया था जो वह बना सकता था। अब बस आखिरी कदम बाकी था। सम्राट स्तर के क्रिस्टल को पिघलाकर हरे घोल में मिलाना था, लेकिन जब वह अपने स्टोरेज बॉक्स में देखने गया तो उसे वहां कुछ चमकीले लाल क्रिस्टल भी दिखाई दिए। ये रक्त के क्रिस्टल थे, 10वें परिवार के बीच हाल ही में हुई लड़ाई से प्राप्त क्रिस्टल। उसे कुछ शोध करने के लिए दिए गए थे और वे अब भी उसके पास थे। पिशाच खून का विकल्प बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए उसने जानवरों के डीएनए को इंसानों के साथ मिलाकर इंसानी खून बनाने की कोशिश की। पिशाचों पर भी कुछ कोशिशें की गईं, लेकिन पिशाच और इंसानी शरीर एक जैसे नहीं होते। फिर अगर मैं खून के क्रिस्टल का इस्तेमाल करूं तो क्या होगा? लोगन ने सोचा। लैब में कुछ दिन बिताने के बाद लोगन ने अपनी ज़रूरत की हर चीज़ इकट्ठा कर ली थी। यहाँ तक कि उसे पीटर के लिए नए हथियार बनाने का भी समय मिल गया था। जहाँ तक सीरम की बात है तो वह हरे तरल की 2 शीशियाँ बनाने के लिए पर्याप्त था।
लोगन को यकीन नहीं था कि ये दवाएं कितने समय तक चलेंगी या उससे भी ज़्यादा, बोडेन पर इनका क्या असर होगा। उसने सुझाव दिया कि जाने से पहले उन्हें एक बार आजमा लेना चाहिए, लेकिन बोडेन ने जोर देकर कहा कि उसे लोगन पर भरोसा है और उसे लगा कि किसी भी स्थिति में दूसरी खुराक लेना बेहतर होगा। जहां तक पीटर की बात है, उसने अब भी अपने हाथों में पॉल के दस्ताने पहने हुए थे क्योंकि वे परियों के खून से बने थे। हालांकि अब उसके कपड़ों के नीचे उसकी बाहों के पास 2 लंबे ब्लेड छिपे हुए थे, जिसे वह अपनी इच्छानुसार वापस ले सकता था। ये कहना सही होगा कि वह खुश था। किस्मत उनके साथ लग रही थी, क्योंकि प्रयोगशाला की तरह वापसी में भी उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। जब वे पिशाच बस्ती पहुंचे तो हालात सामान्य से कुछ ज्यादा ही उपद्रवी लग रहे थे। क्या हो रहा है? लोगन ने पूछा, जबकि सड़क पर कई पिशाच एक दूसरे से उत्साह से बातें कर रहे थे। फिर भी आसपास का तनाव कोई शुभ संकेत नहीं लग रहा था। पीटर अपनी सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करके सारी बातचीत ध्यान से सुन रहा था, जबकि लोगान अपनी छोटी छोटी मकड़ियों से जानकारी इकट्ठा कर रहा था। दोनों ने मिलकर जल्दी से समझ लिया कि उनके दूर रहने के दौरान क्या हुआ था, क्विन की फांसी की योजना कैसे बनाई गई थी और 10वें महल को शाही पहरेदारों ने कैसे घेर रखा था ताकि वे कुछ भी न कर सकें। ये ठीक नहीं है। अगर बाकी लोग महल से बाहर नहीं निकल सकते तो क्विन अपनी मुश्किल से कैसे निकलेगा? लोगन ने कोई हल ढूंढने के लिए दिमाग लगाना शुरू कर दिया। आखिरकार उसे लगा कि क्विन को इस पूरी मुसीबत से निकालने की जिम्मेदारी शायद उन तीनों पर ही आ सकती है। कुछ समय बीत गया और ऐसा लग रहा था कि फांसी तयशुदा तरीके से हो रही है, क्योंकि परिवारों और पूलिंग एरिया से लोग आगे बढ़ रहे थे। एक अंधेरी गली में आगे बढ़ते हुए वेश बदलकर आए लोगन और पीटर की मुलाकात हुई। खैर, ऐसा लगता है कि क्विन को इस स्थिति से बाहर निकलने में बहुत कठिनाई होगी। पीटर ने अपना शोध समाप्त किया। लोगन ने सिर हिलाया। मैं 10वें किले के अंदर मौजूद लोगों के लिए बिना पकड़े भागने का कोई रास्ता भी नहीं ढूंढ पाया। उद्धरण चिन्ह। लोगन ने जवाब दिया, रॉयल गार्ड्स ने हमारे सभी निकास द्वारों को सुरक्षित कर लिया है। हालांकि मुझे शक है कि किले के अंदर मौजूद लोग कुछ नहीं करेंगे। वे क्विन को भागने में मदद करने की कोशिश करेंगे। समस्या यह है कि रॉयल गार्ड्स की ताकत का मजाक उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। उनमें से हर एक को एक नाइट के बराबर माना जाता है। अगर वे भागने की कोशिश भी करते हैं तो समय पर पहुंचना मुश्किल होगा, खासकर जब ब्रायस ने नेताओं को हमें रोकने का आदेश भी दिया होगा। लोगन ने जवाब दिया, धिक्कार है। पीटर गुस्से से चिल्लाया, लगभग उस घर की दीवार पर मुक्का मारते हुए जिसके पीछे वे मिल रहे थे, लेकिन जल्दी से खुद को रोक लिया, इस डर से कि उसकी ताकत उन्हें अनचाहा ध्यान दे सकती है। चलो छोड़ो, मुझे उनमें से एक बनकर क्विन की जंजीरें तोड़नी होंगी। मैं इस पिशाच की बकवास से तंग आ गया हूँ। चलो भागते हैं और हमेशा के लिए ये जगह छोड़ देते हैं। सच कहूं तो लोगन भी इस समय पीटर जैसा ही महसूस कर रहा था। पिशाच और उनके इर्द गिर्द की पूरी स्थिति उसे थका रही थी। मुझे मदद करने दो, बोडेन ने कहा। अगर मैं सीरम का इस्तेमाल करूं तो मैं पिछली बार की तरह ही कर पाऊंगा। अगर मैं अपनी ताकत लगा सकूं तो मैं क्विन और एलेक्स को जकड़े हुए बंधनों को तोड़ सकता हूं। हालांकि लोगन इस विचार के खिलाफ नहीं थे, लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें नहीं पता था कि बोडेन कितनी ताकत वापस पा सकेगा और न ही यह कि वह कितनी देर तक लड़ पाएगा। इस जानकारी के बिना लड़ना मुश्किल और जोखिम भरा होता। क्या होगा अगर बोडेन लड़ाई के बीच में ही अपनी ताकत खो दे और उसकी वजह से उसकी जान भी चली जाए? मेरी चिंता मत करो, बोडेन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और लोगान के हाथ में जो सिरिंज थी उसे छीन लिया। इससे पहले कि बाकी लोग कुछ कर पाते, उसने खुद को भी इंजेक्शन लगा लिया था। आखिरकार मैं तो बस एक क्लोन हूं ना। मैं बस आप लोगों से एक वादा चाहता हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो ब्लेड परिवार के बच्चों का ख्याल रखना और बोडेन को वापस लाना। उसने थोड़ा सा घुरघुराते हुए और जमीन पर गिरते हुए कहा। उसी क्षण उसके शरीर में बदलाव आने लगे। उसका शरीर हर पल बढ़ रहा था और उसके बाल भी, जो लगभग उसकी कमर के नीचे तक पहुंच गए थे। जल्द ही बोडेन फिर से अपने पुराने आकार में आ गया। अपने कपड़े फाड़कर फर्श पर लेटे हुए उसने अपने हाथों को भींच लिया और अपने शरीर के सभी हिस्सों को छूने लगा, जिसमें लटकते हुए अंग भी शामिल थे। मैं वापस आ गया हूँ, ये काम कर गया। मेरा शरीर फिर से उसी आकार का हो गया है। उन्होंने उत्साह से घोषणा की। मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी, हमें नहीं पता कि यह हमेशा के लिए है या नहीं, इसलिए ज्यादा उत्साहित मत हो जाना। लोगन ने उसे याद दिलाया। और तुम्हें शायद समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर पल को शायद आखिरी समझो। मुझे पता है, बोडेन ने सिर हिलाया। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें आपके लिए कुछ कपड़े लाने होंगे, पीटर ने कहा। यह काम आसान था क्योंकि लगभग सभी घर खाली थे और उनमें रहने वाले लोग फांसी पर जाने के लिए निकल चुके थे। बोडेन के पहनने के लिए कुछ कपड़े चुराना आसान था, लेकिन पीटर के बगल में बोडेन को खड़ा देखकर लोगान के दिमाग में एक विचार आया, कुछ ऐसा जिससे उनके बचने की पूरी संभावना हो। क्विन को अचानक कुछ एहसास हुआ।
उसे लगा कि उसके बगल में खड़े एलेक्स के अलावा भीड़ में कोई और भी आवाज़ आ रही थी। हालांकि वह ठीक नहीं बता पा रहा था कि वह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। क्या कोई मुझे आज़ाद कराने की कोशिश में यहाँ आया है? क्विन ने सोचा, लेकिन पिशाचों को देखकर वह किसी को पहचान नहीं पाया। फिर भी उसे उस पहले व्यक्ति की याद आ गई जिसे उसने पलटा था। विडंबना यह है कि इस अनुमान से उसे ज़रा भी खुशी नहीं हुई। इतने सारे लोगों में से आखिर यही यहाँ क्यों है? ये तो सब कुछ बर्बाद कर देगा, मेरी पूरी योजना। क्विन घबरा गया, पर वो कुछ कर नहीं सकता था, खासकर तब जब उसे भी नहीं पता था कि पीटर कौन है। हो सकता है ये बस पीटर का मुखौटा पहने कोई हो। मंच के किनारे सबके सामने राजा ब्रायस खड़े थे। जब उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए तो बस्ती में मौजूद सभी लोगों ने सिर झुका लिया और फिर राजा की ओर देखा। ये दृश्य देखकर ब्रायस बहुत प्रसन्न हुए और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जिससे वे सारी बुरी बातें लगभग भूल गए। आज यहाँ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अफसोस आज कोई खुशी का दिन नहीं है। ब्रायस ने अपना भाषण शुरू किया। हम सब यहाँ 10वें परिवार के नेता क्विंटेलेन की फांसी देखने आए हैं। वह सभी के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि हम चाहे किसी भी युग में हो, हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो अपने बारे में सबसे पहले सोचते हैं। नए राजा के रूप में हमारे कानूनों और पिशाच संहिता को बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। उसके साथ उसके परिवार का एक और सदस्य है जो उसके द्वारा ही बनाया गया एक उपवर्ग है जिसे सबसे कठोर दंड मिलेगा। आपने अफवाहें सुनी होंगी, इसलिए मुझे पुष्टि करने दीजिए, 10वां परिवार वास्तव में एक रक्तपरी को शरण दे रहा है। ये शब्द सुनकर लोगों में कुछ लोगों की सांसें रुक गईं, लेकिन ये संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि बहुत कम लोग ही जानते थे कि रक्तपरी वास्तव में क्या होती है। वह एक उपवर्ग है जो हम पिशाचों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस उपवर्ग को बनाए रखने से यह स्पष्ट है कि 10वां नेता हम पिशाचों का जीवन बर्बाद करने की योजना बना रहा है, जैसा कि वह पहले ही दिवंगत रॉयल नाइट वाइट के साथ कर चुका है, और इसलिए उसकी सज़ा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए। मैं आदेश देता हूं कि उन दोनों को आज ही फांसी दे दी जाए। मुका ने तलवार उठा ली। वह दूर से दिखाई दे रही थी क्योंकि वह अंधेरे में भी चमक रही थी। उसने उन दोनों की तरफ देखा और अपना सिर हल्का सा हिलाया, लेकिन इतना नहीं कि नीचे से देखने वालों को दिखाई दे। फिर भी क्विन उसे देखने के लिए काफ़ी पास था। मुका ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तो आखिरकार मैं ऐसा नहीं कर पाया। अब मैं तुम दोनों को बस एक ही चीज़ दे सकता हूँ, वो है एक तेज़ और दर्दरहित मौत। मैं एक साफ सुथरा घाव करूंगा। मुका ने सोचा और पहले व्यक्ति, जो एलेक्स था, के पास जाने लगा। तलवार उठाई गई और एलेक्स की गर्दन के पिछले हिस्से पर दबा दी गई। कुछ सेकंड तक तलवार वहीं रही, फिर हवा में ऊपर उठ गई। मुका कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, लेकिन वह एकदम सही मौका था। दूर से ऊर्जा की एक लाल किरण निकली और ब्लेड के सिरे से टकराकर उसका संतुलन बिगाड़ दिया। अब ये हमारी जाने की निशानी है, पीटर चिल्लाया जब वे दोनों अन्य पिशाचों के ऊपर से कूदकर सीधे मंच की ओर बढ़ रहे थे। तुम्हें लगता है हमें इसकी उम्मीद नहीं थी? सिंडी ने ताना मारा जब खुद समेत 3 नेता बोर्डेन के सामने आकर उसे घेरने लगे। उसी समय बाकी नेता, जिनमें वह व्हाइट वैम्पायर नाइट भी शामिल था जिससे पीटर ने लड़ाई की थी, उसे घेर लिया। सामान्य पिशाच आगे होने वाली लड़ाई में फंसने के डर से जल्द वहां से चले गए। ये पिछली बार जैसा नहीं था, जहां कुछ नेता मदद करने का विकल्प चुन सकते थे और कुछ हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि 10वें परिवार के खिलाफ हर कोई था। ऊर्जा की लाल किरणें मुका पर लगातार बरस रही थीं, लेकिन उनकी शक्ति का एहसास होने के बाद मुका ने सावधानी से उनसे बच निकला। लोगान की स्नाइपर राइफल में उनके द्वारा प्राप्त रक्त क्रिस्टल से बनी शुद्ध ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा था। दुर्भाग्यवश एक पिशाच नेता के रूप में मुका इतना तेज था कि उसे पता था कि पिशाचों से क्या अपेक्षा की जा सकती है, इसलिए वह पिशाचों से प्रभावित नहीं हो सका। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे परिवार को और कोई तकलीफ हो, मुका चिल्लाया। तो मैं इसे खत्म कर दूंगा और तुम दोनों की मौत के बाद उनके पास लड़ने की कोई वजह नहीं बचेगी। पीटर और एक अजनबी को मदद के लिए आते देख क्विन ने सोचा कि लड़ाई पहले ही हो चुकी है और वह एलेक्स को अपने सामने मरने नहीं दे सकता। जब तलवार एलेक्स के सिर पर गिरी तो हवा के कटने की आवाज़ सुनाई दी और उसके तुरंत बाद तलवार का आधा हिस्सा फर्श पर गिरता हुआ दिखाई दिया। मैं सोच रहा था कि तुम मुझे कब बुलाओगे, लियो ने कहा। हम इसका इंतज़ार कर रहे थे, चिंता मत करो, हमें पता था कि तुम ऐसा करोगे, पॉल ने भी जवाब दिया। ये देखते हुए कि पीटर पहले ही इसमें शामिल हो चुका है, क्विन ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वह सिस्टम के समन कौशल का उपयोग करे तथा अपने दोनों शूरवीरों को अपने पक्ष में ले आए। अच्छा, अब मुझे यहाँ से निकालो और चलो यहाँ से निकल चलें, इससे पहले कि मैं इन सभी लोगों को सचमुच टुकड़े टुकड़े कर दूँ, क्विन चिल्लाया। बहुत पीछे से, मीलों दूर से अपने दूरबीन से देख रहा लोगन सब कुछ साफ देख पा रहा था। उसे हैरानी इस बात की थी कि अपने नए हथियार और रक्त क्रिस्टल के इस्तेमाल के बावजूद नेता मुका उसके हमलों से बच निकलने में कामयाब रहा।
नेता साफ तौर पर उसकी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि यदि इस हथियार का इस्तेमाल पिशाच शूरवीर के खिलाफ किया गया तो वे इस हमले से बचने के लिए संघर्ष करेंगे। दूसरी समस्या ये थी कि पिछली बार के विपरीत लोगन को उम्मीद थी कि क्विन के पक्ष में भी कुछ लोग होंगे जो लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। इस तरह बोडेन या पीटर आगे निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तलवार उठते ही लोगन ने एक पल के लिए क्विन के बिना जिंदगी की कल्पना की। ऐसा होने के बाद उन सबका क्या होगा? क्या वे बिना नेता के खो जाएंगे? क्या कोई उसकी जगह लेगा? और क्या लोगन अपने परिवार की सच्चाई का पता लगा पाएगा? आखिरकार उसे एहसास हुआ कि क्विन का जाना उसके लिए कितना बड़ा नुकसान होगा। हालांकि ब्लेड को रोक दिया गया और जिन दो लोगों पर लोगन को बहुत भरोसा था वे मंच पर दिखाई दिए। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि क्विन ऐसा कैसे कर पाता है, लेकिन क्विन हमेशा आश्चर्यों से भरा रहता था, ठीक उसके बनाए टावरों की तरह। लोगन को और भी ज्यादा पसंद ये था कि लियो और पॉल दोनों ही उसके बनाए मुखौटे पहने हुए थे। इससे पहले बस्ती में पहुंचते ही लोगन ने उन्हें फ़ोन करने की कोशिश की थी, लेकिन सिग्नल ही नहीं पहुंच रहा था। उसे शक था कि शायद ऐसा उस इलाके को घेरे हुए शाही पहरेदारों की वजह से हो रहा था। हो सकता है कि उन्होंने यह अनुमान लगाया हो कि बाहर से या मानव जगत से कोई उनसे संपर्क करने की कोशिश करेगा और उन्होंने आने वाले सभी संचारों को अवरुद्ध करने के लिए एक उपकरण स्थापित किया हो। फिर भी पीटर के मुखौटे के साथ परीक्षण करने के बाद उन्हें पता था कि उनके मुखौटे काम करते हैं। इसका मतलब था कि केवल 10वें महल के भीतर भेजे गए संदेशों को ही इंटरसेप्ट किया जा रहा था। शायद टेलीपोर्टर ब्लॉकर के तौर पर इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा ही उपकरण। अगर मुझे इनका अध्ययन करने का समय मिले तो मैं पता लगा सकता हूं कि ये हमारे उपकरणों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। अब उन दोनों को क्विन के ठीक बगल में देखकर वे सब कुछ साथ मिलकर कर सकते थे। 3 लोगों के साथ लोगन को लगा कि यह लगभग नामुमकिन है, लेकिन पॉल और लियो के साथ वे इसे कर सकते हैं। पीटर, बोडेन, ध्यान रखना कि नेता मंच तक न पहुंच पाएं। लियो, पॉल, मैं तुम दोनों पर भरोसा कर रहा हूं कि तुम क्विन को आज़ाद कराओगे। अगर हम इससे बाहर निकल सकते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम सब इंसानों की दुनिया में वापस जा सकते हैं। माफ़ करना, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लोगन ने कहा और सभी तुरंत कार्रवाई में लग गए। मंच पर ब्राइस, मुका और 2 शाही शूरवीर थे जो हमेशा राजा के साथ रहते थे, काइल और प्राइमा। लियो ने तुरंत एलेक्स के चारों ओर लगी हथकड़ियों पर वार किया जो उसके सबसे करीब था। उसकी तलवार ने उसे साफ चीर दिया था। हथकड़ियां जमीन पर गिर गईं और एलेक्स आखिरकार आज़ाद हो गया और तेजी से लियो के पीछे चला गया। एक ऐसी सामग्री जिसे क्विन भी अपनी प्राकृतिक शक्ति से नहीं तोड़ सका, उसे एक प्रहार से तोड़ दिया गया। ये सब की उम्मीदों से परे था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लियो अपनी दूसरी अवस्था क्यूई की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही लियो क्विन को छुड़ाने के लिए मुड़ा, उसके सामने एक और व्यक्ति प्रकट हो गया। तुम्हारी कुशलता पर्याप्त है, लेकिन यदि मैं तुमसे तेज हूं तो कुशलता का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, प्राइमा ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने हाथ में पकड़े छोटे से तलवार से लियो की छाती पर वार किया। लियो हमले को रोकने में असमर्थ था, लेकिन साथ ही जब ब्लेड ने उसकी त्वचा को खरोंच दिया तो उसने कुछ भी नहीं किया। क्या गति का वास्तव में कोई मतलब है अगर मैं तुम्हें एक ही वार में हरा सकता हूं? लियो ने उत्तर दिया, तिरछे ऊपर की ओर वार करते हुए प्राइमा की छाती के आर पार। उसके हमले से लियो को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन लियो के वार से उसके कपड़ों को चीरते हुए और उसकी त्वचा में गहरा घाव हो गया था। ये 10वें का वैम्पायर नाइट है। इसमें वैम्पायर लीडर जैसी ताकत क्यों है? इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि जख्म भर नहीं रहा था और उसके अंदर एक चुभन भरा दर्द महसूस हो रहा था जो जल्द ही फैलने लगा। बेवकूफ, सिंडी मंच से नीचे से चिल्लाए। याद रखना कि 10वां परिवार एक खूनी परी को पनाह दे रहा है और हमले की रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके पास उनके खून से बने हथियार हैं, मत खा जाना। अपने खूनी नियंत्रण से उसे अभी हटा दो। लेकिन उस चेतावनी के लिए बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ क्विन ने पॉल को बुला लिया था और काइल अब उसके रास्ते में था, उसका रास्ता रोक रहा था। ठीक वैसे ही जैसे पॉल ने जिल से लड़ते हुए बिना समय गंवाए अपना आत्मिक हथियार सक्रिय कर दिया था और जहर की 6 हरी गेंदें एक घेरे में तैर रही थीं। हालांकि इस प्रतिद्वंद्वी से निपटना जिल जितना आसान नहीं था। जहर तेज था, लेकिन अगर वह उसके दुश्मन पर असर नहीं कर सकता था तो पॉल ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। हर बार जब कोई गेंद करीब आती तो काइल अपने केप का उपयोग करके हमले को रोकने में सक्षम हो जाता था और फिर तुरंत ही वह उसे एक सर्पिल में बदल देता था जो एक बड़े भाले के रूप में कार्य करता था और उसे आगे की ओर धकेल देता था। पॉल की जहर क्षमता पूरी तरह से एक आक्रामक क्षमता थी, इसलिए हमलों से बचने के लिए उसे अपनी गति पर निर्भर रहना पड़ता था। वह एक ही समय में अपनी जहर क्षमता से हमला करने की कोशिश पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। तुम्हें पता है कि इस समय क्या अच्छा होता अगर किसी ने मेरे ये दस्ताने न ले लिए होते? पॉल ने सोचा, लेकिन उसे उम्मीद थी कि कम से कम पीटर तो इस समय इनका अच्छा इस्तेमाल कर रहा होगा।
क्योंकि वह 3 शक्तिशाली पिशाचों से घिरा हुआ था। उनमें से एक पिशाच नेता जिन और सनी थे, जबकि दूसरा एक पिशाच नाइट था जो उसके जैसा ही एक वाइट था। एक क्षण के लिए पीटर थोड़ा भ्रमित हो गया जब उसने वाइट को देखा, जिसने एक हुड पहना हुआ था जिससे उसका अधिकांश सिर ढका हुआ था, लेकिन फिर भी इससे उसे उसके विशिष्ट चेहरे की विशेषताएं देखने में मदद मिली। क्या तुम्हें मरना ही नहीं था? पिछली बार बोडेन ने तुम्हारा सिर कुचल दिया था। पीटर ने फैक्स को बचाने की कोशिश करते समय हुई घटनाओं को स्पष्ट रूप से याद करते हुए कहा। वह मेरा भाई था, वाइट गुस्से से चिल्लाया और सबसे पहले अंदर गया और अपनी मुक्का तान दी। उसी समय पीटर ने भी ऐसा ही किया। हालांकि जब दोनों मुट्ठियां टकराईं तो एक स्पष्ट विजेता निकला क्योंकि वाइट की मुक्का अंदर ही अंदर टूट गई। पीटर जानता था कि वह कितना मजबूत है और उसे पता था कि वह ठीक हो जाएगा, इसलिए उसने स्पाइक वाले दस्तानों का इस्तेमाल किया और उन्हें उसकी छाती में घोंप दिया। यह इतनी तेज थी कि वाइट प्रतिक्रिया नहीं कर सका। कैसे? वाइट ने सोचा, मैंने उसे पिछली बार मेरे भाई से लड़ते देखा था। मैं और मेरा भाई ताकत में बराबर हैं और पिछली बार वह हार गया था। क्या हो सकता है कि उसका रचयिता सचमुच इतने कम समय में इतना ताकतवर हो गया हो? पीटर अपने नए हथियार का उपयोग करके वाइट के सिर में वार करने की तैयारी कर रहा था ताकि उनमें से एक को जल्दी ही खत्म कर सके, लेकिन ऐसा होने से पहले कुछ खून हवा में उड़ता हुआ उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। कुछ सेकंड बाद खून का धमाका हुआ। यह कोई बड़ा धमाका नहीं था, लेकिन इसने अपना मकसद पूरा कर दिया क्योंकि जिन बस यही चाहता था कि वे दोनों अलग हो जाएं। पीटर चौंक गया, लेकिन सनी ने मौके का फायदा उठाया। उसके पास कोई ऐसी क्षमता नहीं थी जो लड़ाई में उतनी मददगार हो, लेकिन फिर भी वह एक ऐसी लीडर थी जो पीटर की ताकत और गति का मुकाबला कर सकती थी। हालांकि जब वह आगे बढ़ी तो दूर से एक और लाल गोली आई और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। मुझे सावधान रहना होगा, सनी ने जमीन की ओर देखते हुए सोचा जहां लाल किरण गिरी थी। उसने जमीन को काफी नुकसान पहुंचाया था। उसे पहले वाली शक्ति याद आ गई, कैसे उसने अपनी पकड़ की ताकत से मुका के हाथ से तलवार लगभग गिरा दी थी। हालांकि सभी लोग ठीक चल रहे थे, लेकिन उसी समय क्विन चिंतित था क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि वे कुछ खास कर पाएंगे, और अभी भी ऐसे नेता और पिशाच शूरवीर थे जो लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे। बोडेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी पीठ से 2 कीलें निकल आई थीं। वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन वह लगातार उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था ताकि वह कम से कम उस जगह तक पहुंच सके जहां क्विन था। अगर मैं ज्यादा ताकत लगाऊं तो शायद मेरा समय कम हो जाए, बोडेन ने सोचा, लेकिन हमारे पास कितना समय है? क्विन के दिमाग में भी यही विचार घूम रहा था। एलेक्स स्टेज पर था, लियो के पीछे छिपा हुआ। उसे डर था कि अगर उसने उड़ने की कोशिश की तो वे उसे आसमान से नीचे गिरा देंगे। जब क्विन अपनी दाईं ओर एलेक्स की ओर देख रहा था तो उसने यह नहीं देखा कि खून का एक वार सीधे उसकी ओर आ रहा था। मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्विन ने सोचा और अपने शरीर के अंदर की लाल ऊर्जा से अपनी ऊर्जा भरने लगा। फिर भी उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह समय की बर्बादी थी क्योंकि खून का बहाव रुक गया था और उस व्यक्ति की पीठ से क्विन पर एक साया पड़ रहा था। तुमने मेरा हमला क्यों रोका? सिंडी नीचे से चिल्लाए। तुम क्या समझ रहे हो, ब्राइस? लियो की तलवार प्राइमा की तलवार से टकराती रही, लेकिन बीच बीच में प्राइमा की तेजी जीत जाती और उसके शरीर पर एक और हल्का सा वार हो जाता। सिंडी के कहने के अनुसार अपने शरीर से जहर निकालने के बाद वह अपनी सामान्य अवस्था में आ गया और पूरी ताकत से लड़ रहा था। इस बार हमला करते समय वह पहले से ज्यादा सतर्क था। अगर मुझे ये लड़ाई जीतनी है तो मैं इस आदमी को एक और वैम्पायर नाइट की तरह नहीं देख सकता। मुझे उसके खिलाफ ऐसे लड़ना होगा जैसे वह एक नेता हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि पहली चोट के बाद प्राइमा के हमले तेज हो गए थे और कुछ देर तक लगातार वार करने के बाद इस बार प्राइमा लियो के कंधे पर एक और वार करने में कामयाब रहा। फिर भी खून नहीं निकला, लेकिन जब प्राइमा ने कई वार किए तो वह पहले से भी ज्यादा तेज हो गया। अब मुझे अंदाजा हो गया है कि क्या हो रहा है, लियो ने सोचा। यह उसकी क्षमता है। एक बार जब उसे सफलतापूर्वक चोट लग जाती है तो उसकी गति बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि हर चोट के साथ उसकी क्षमता बढ़ती जाती है। कितनी दिलचस्प क्षमता है, लेकिन इसकी भी कोई समय सीमा होगी। जब तक मैं कुछ देर तक चोट से बचता रहूंगा, मैं अपने हमलों से पलटवार कर पाऊंगा। ये जानकर लियो ने अपने खून के वार फिर से शुरू कर दिए, खून के छींटे फेंके और प्राइमा के हमलों को खुद से दूर रखा। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि प्राइमा एक और वार करने की उम्मीद में बेताब होकर आगे बढ़ रही थी। लगता है मैं सही था, लियो ने सोचा। हालांकि जल्द ही उसका ध्यान भंग हो गया क्योंकि उसने महसूस किया कि एक ऊर्जा स्रोत क्विन की ओर बढ़ रहा है। अगर वह कुछ नहीं करता तो क्विन उसकी चपेट में आ जाता। लियो कुछ करने को तैयार था, लेकिन तभी उसने देखा कि एक और ऊर्जा स्रोत पहले से ही उसके आगे बढ़ रहा था, मानो वे किसी भी समय आकर क्विन की ओर आने वाले किसी भी हमले को रोकने के लिए हमेशा तैयार रहते हों। सबको ये समझने में एक पल लगा कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा था। फिर भी उन्हें यकीन नहीं था कि जो उन्होंने देखा था वह सही था या नहीं, और न ही उस व्यक्ति के कृत्य का कारण।
किसी कारण से जिस राजा ने क्विन को फांसी देने का आदेश दिया था उसने ही एक हमले को रोका था। जब तक सिंडी ने उसकी बातों से जो कुछ देखा था उसकी पुष्टि नहीं की, तब तक उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि यह कोई गलती नहीं थी। ब्राइस, सिंडी फिर चिल्लाए, मैं तुमसे फिर पूछूंगी, तुमने उस गद्दार की जान क्यों बचाई? यह एक बहुत ही भयावह दृश्य था और इतनी अफरा तफरी फैल गई थी कि चारों ओर लड़ाई बंद हो गई थी। आखिरकार राजा ब्रायस के हस्तक्षेप करने का कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा, और कुछ परिवार ऐसे भी थे जो अभी भी यह नहीं मान रहे थे कि क्विन जिम्मेदार है और जो कुछ कहा जाना था उसे सुनना चाहते थे। मुझे नहीं लगा था कि तुम हमारे सौदे पर राजी होगे, क्विन ने ब्राइस की पीठ की ओर देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि तुमने कम से कम अपनी बात तो निभाई। ब्राइस ने थोड़ा उपहास किया और क्विन के शब्दों को स्वीकार करने के लिए भी पीछे नहीं मुड़ा। तुम भाग्यशाली लड़के हो, तुम्हें मुझे धन्यवाद नहीं देना चाहिए, चीजें बस समय पर हो गईं। फिर वह मंच के किनारे तक आगे बढ़ा। प्राइमा, काइल, नीचे खड़े हो जाओ, ब्राइस ने आदेश दिया, और हालांकि उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है, फिर भी उन्होंने आदेश का पालन करने का निर्णय लिया और लियो तथा पॉल दोनों से दूर चले गए। सिंडी, तुम मुझ पर ऐसे चिल्ला रही हो जैसे मैं कोई और नेता हूं, लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना है कि इस पल में भी मैं तुम्हारा राजा हूं। ब्रायस ने उन आखिरी शब्दों पर गुस्से से कहा। वह अब उस व्यक्ति के लिए अपनी नफरत नहीं छिपा पा रहा था जिसे वह देख रहा था। उसकी आंखें स्वाभाविक रूप से लाल हो गई थीं, और एक बात थी जिसे ब्रायस गुस्से में कभी नहीं छिपा पाता था। वो थी उसके हाथों की नसें जो दिखाई देती थीं। मुझे माफ़ करना, महाराज, सिंडी ने अपना स्वर सुधारा, थोड़ा झुककर और होंठ काटते हुए। लेकिन माफ़ कीजिए, क्या हम सब यहाँ पूरी पिशाच बस्ती और उसके नेताओं के साथ एक गद्दार की फांसी देखने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं? हाँ, तुम सही कह रहे हो, ब्राइस ने क्विन की ओर देखते हुए कहा और लियो की ओर सिर हिलाया। ये साफ संकेत था कि लियो उसके हस्तक्षेप के बिना ही काम कर पा रहा था। उसने अपनी तलवार से क्विन के हाथ पैरों की जंजीरें काट दीं और आखिरकार वह आज़ाद हो गया। तो वह झूठ तो नहीं बोल रहा था, एलेक्स फुसफुसाया और क्विन के पास पहुंचा। ऐसा ही लगता है, क्विन ने उत्तर दिया, उस क्षण के बारे में सोचते हुए जब वे दोनों भूमिगत तहखाने में मिले थे। फांसी से पहले ब्रायस उन्हें बाहर लाने के लिए उनसे मिलने आया था, लेकिन वह अकेला ही आया था, अपने शाही शूरवीरों के बिना। यह अजीब था, लेकिन जब ब्रायस ने कहा कि वह क्विन से अकेले में बात करना चाहता है, तो बात थोड़ी साफ हो गई। तुम्हारी फांसी तय हो चुकी है और हमें जो हुआ उसके बारे में कुछ खबरें भी मिली हैं, लेकिन अभी भी पर्याप्त सबूत नहीं हैं। फिर भी मैं इसे और नहीं टाल सकता, ब्राइस ने समझाया। पहिए पहले ही गति पकड़ चुके हैं। क्विन, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी फांसी को जितना हो सके उतना टाल दो। तुम अपना समय खुद खरीद रहे हो, और अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो हम सब जिंदा बच सकते हैं। खैर, कम से कम वे लोग तो जिंदा बचेंगे जो अभी भी जिंदा होने चाहिए। ब्रायस सच में कुछ साफ नहीं कह रहा था, लेकिन क्विन जानता था कि ब्रायस को अभी ड्वाइट की हत्या का शक नहीं था। एक तरह से वह उसका इस्तेमाल कर रहा था। क्विन को क्या पता नहीं था और उसे यकीन भी नहीं था कि उसे उस पर भरोसा करना चाहिए भी या नहीं। खैर, अगर उसे वैसे भी भागना ही था तो उसे ब्रायस की योजना पर थोड़ा भरोसा तो करना ही चाहिए। यही कारण था कि क्विन ने अंततः कमरे से बाहर निकलते ही खून चूसने वाले में बदलने की अपनी योजना को रद्द करने का निर्णय लिया ताकि वह भाग सके। हालांकि क्विन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसी वक्त उसने हस्तक्षेप करने का फैसला क्यों किया। आखिर वो किस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब हम सब ये पता लगाएंगे कि वह असली व्यक्ति कौन है जो रक्तपिपासुओं के साथ काम कर रहा है, जिसने हमारे शाही शूरवीर ड्वाइट को मार डाला तथा इन सब बातों के लिए 10वें परिवार को फंसाने का प्रयास किया है, ब्राइस ने काफी आत्मविश्वास से कहा। फिर भी सिंडी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह जोर जोर से हंसने लगी। वाह, तो तुम सचमुच मेरे सभी अनुयायियों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, सिंडी ने जवाब दिया। तुम तो राजा बन ही चुके हो, तुम्हें किस बात की चिंता है? क्या अब तुम सचमुच मुझ पर ये सब आरोप लगा रहे हो? सब जानते हैं कि तुम मुझसे इसलिए नफरत करते थे क्योंकि मैं अगली रानी बनने वाली थी। क्या तुम्हें डर है कि कहीं वे तुम्हें राजा बनने के लायक न समझ लें? मैं तो यही कहूंगी कि अगर तुम ही 10वें नेता को बचा रहे हो तो ज्यादा संभावना यही है कि तुम किसी बात को छुपा रहे हो। पूरी बातचीत सुनने वालों को सच में समझ नहीं आ रहा था कि इस समय किस पर यकीन करें। एक बात तो साफ थी, क्विन के पास एक रक्त परी थी और ब्रायस ने उसे बचाया था, जबकि दूसरे नेता के खिलाफ इन अपराधों का कोई सबूत नहीं था, वैसे भी सार्वजनिक रूप से नहीं, जैसा कि क्विन के मामले में था। ब्राइस ने कहा, आपको क्या लगता है कि मैंने कार्रवाई करने के लिए इतना समय क्यों इंतजार किया? उसी समय किसी और को मंच पर आते हुए सुना गया, और यह एक बूढ़ा चेहरा था जिसे क्विन ने काफी समय से नहीं देखा था। तुमने मुझ पर और मेरे पिता क्विन पर विश्वास करके सही किया। उस समय उन्हें न मारने के लिए शुक्रिया, आवाज ने कहा। जब वह बालों को 2 जूड़ों में बांधे हुए उसके पास से गुजरी तो क्विन समझ गया कि यह काज है, लेकिन यह वही काज नहीं लग रहा था जिससे उसने पिछली बार बात की थी।
जब उसने उसका नाम लिया तो वह झिझक नहीं थी। क्या उसे अपनी यादें वापस मिल गईं? क्विन ने सोचा। ये सही है, काज ने अपने पिता के बगल में आगे खड़ी होकर कहा। 10वें परिवार की वैम्पायर नाइट काज केन पर और उसके साथी वैम्पायर फैक्स पर हमला हुआ था और यह सब उसी की करतूत थी। उसने इशारा किया। दूसरे परिवार की सिंडी चा। कुछ परिवारों को पता था कि फैक्स लापता हो गया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस पर हमला हुआ था या उसकी याददाश्त चली गई थी, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि काज के साथ कुछ हुआ था। उसके शब्द उन सभी के लिए एक सदमा थे। 13वें नेता ली के अलावा ये पहली बार था जब उन्होंने सुना था कि काज पर हमला हुआ है। अपने पिशाच शूरवीर पर हमला करना उस परिवार पर युद्ध की घोषणा करने के समान था, जब तक कि उनके पास ऐसा करने का कोई ठोस कारण न हो या उन्हें ऐसा करने का आदेश न दिया गया हो। उसके द्वारा बोले गए शब्दों से क्विन को यह पता चल गया था कि ऐसा लग रहा था कि किसी तरह काज अपनी याददाश्त वापस पाने में सक्षम थी और यही वह क्षण था जिसका ब्रायस इंतजार कर रहा था। लेकिन वह काज की यादें कैसे वापस ला पाया? क्विन सोच रहा था। अब तक क्विन को पूरा यकीन हो गया था कि एलेक्स से मिली सीख की वजह से सिंडी ही हर चीज के पीछे थी। अपनी इस क्षमता से वह किसी के दिमाग को एक खास समय पर वापस ला सकती थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने सिया के साथ किया था। तो क्विन सोच में पड़ गया कि ब्रायस इसे कैसे हटा पाया। क्या कोई ऐसा था जो क्षमताओं को नकार सकता था, या शायद सिंडी खुद ही इसे उलझ सकती थी, लेकिन यह बहुत ही असंभव लग रहा था। सिंडी कभी भी ब्रायस की मदद नहीं करेगी। क्विन मुख्य रूप से यह जानना चाहता था ताकि वह फैक्स की मदद कर सके। अब मैं पिशाच बस्ती में सबके सामने और बाकी नेताओं के सामने तुम्हारे सारे गुनाहों का खुलासा करूंगा। ब्रायस ने आगे बढ़ते हुए और काज को थोड़ा पीछे धकेलते हुए कहा। लगभग 2 हफ्ते पहले काज और फैक्स मेरे महल लौटने के लिए साथ साथ जा रहे थे, तभी उन दोनों पर हमला हुआ। काज का शरीर दीवार से चिपका दिया गया था जबकि फैक्स को ले जाया गया था। बाद में फैक्स ब्लडसुकर बस्ती में पाया गया और 13वें और 10वें परिवार के बीच सहयोग से उसे बचा लिया गया था, लेकिन एक समस्या थी। इन दोनों को हमले की कोई याद नहीं थी और उन्हें यह भी नहीं पता था कि उन पर हमला किसने किया था। ये देखकर कि ब्राइस किस ओर इशारा कर रहा था, सिंडी बोलने से खुद को नहीं रोक सकी। तो अब जब आपकी अपनी बेटी को अपनी याददाश्त वापस मिल गई है और उसने मुझ पर उंगली उठाई है, तो क्या हम सबको मान लेना चाहिए कि मैंने ही ये किया है? इससे मेरी बात और भी पुख्ता हो जाती है कि आप दोनों शुरू से ही साथ काम कर रहे थे। आखिरकार हम जानते हैं कि 10वीं एक खूनी परी को पाल रही थी। ब्रायस ने कुछ नहीं कहा, बस उसे एक नज़र घूरा जिससे वह थोड़ा पीछे हट गई। वह हिला नहीं, लेकिन यह उसे याद दिलाने के लिए था कि उसे राजा की बात बीच में नहीं रोकनी चाहिए। ब्रायस ने अपनी बात जारी रखी। ऐसी स्थिति में कोई अपनी याददाश्त वापस पाने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर यह प्रभाव कौशल के जरिए किया जाता तो सिर्फ एक ही व्यक्ति होता जिस पर मैं उन्हें वापस पाने के लिए भरोसा कर सकता था, वह था दूसरे परिवार से। हालांकि मुझे लगता है कि यह अच्छी बात थी कि मैंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया, सिंडी। ब्राइस ने कहा। मैं इस बात पर केंद्रित था कि ऐसा क्यों हुआ। कोई काज पर हमला करने और फैक्स को ले जाने की इतनी तकलीफ क्यों उठाएगा? और 10वें नेता को भी इसमें शामिल करने की क्या ज़रूरत थी? रॉयल गार्ड्स द्वारा कुछ जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि सिर्फ उन्हीं के संस्मरणों में चूक नहीं हुई थी, बल्कि दूसरे परिवारों के कई प्रत्यक्ष वंशज भी यह याद नहीं रख पा रहे थे कि दिन के कुछ खास घंटों के दौरान वे क्या कर रहे थे। आमतौर पर यह बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती, ये बस एक छोटा सा पल होता था जिसे वे याद नहीं रख पाते थे, लेकिन निश्चित रूप से अजीब होता था। फिर भी एक चीज़ है जो न केवल राजा की तिजोरी को खोलने के लिए, बल्कि खून की किताब को खोलने के लिए भी ज़रूरी है। अब आराम से आगे की ओर एक के बाद एक पैर रखते हुए क्विन चल रहा था और उसके चेहरे पर भी कोई खास भाव नहीं था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और माथे पर झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थीं। वह उसी को घूर रहा था जिसने उसे इतनी तकलीफ दी थी। तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा, क्लाउन, क्विन ने कहा, उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए जिसने भूमिगत रहते हुए उसका खून निकाला था। यह अनुमान लगाना सुरक्षित है कि मेरे सेल की रक्षा करने वाले पहरेदारों की भी याददाश्त में कोई कमी है। मेरा खून पाने के लिए मेरा कोई सीधा वंशज नहीं है, इसलिए तुम्हें मुझसे खून लेना होगा। बेशक नेताओं से सीधे संपर्क करके उनका खून लेना नामुमकिन होता, इसलिए तुमने काज, फैक्स और बाकी सभी को निशाना बनाया। एक बार के लिए सिंडी के चेहरे पर हमेशा की तरह दिखने वाली मुस्कान गायब हो गई थी। उसके हाथ उसकी बगलों में लटके हुए थे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि उसे कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी उसे दोषी ठहराने के लिए यह काफ़ी नहीं था। इस समय ब्रायस और क्विन जासूसों की तरह व्यवहार कर रहे थे। ऐसे कड़ियां उगल रहे थे जो मौके पर ही गढ़ी जा सकती थीं। सिंडी, ब्रायस बोला और उसने फिर अपना सिर उठाया। तुम्हें लगता है कि हम वहीं रुक गए? हमें तुम्हारी सारी योजनाएं पता चल गईं, अब सब बेकार है। हमें पता है कि 8वीं नेता जिल तुम्हारे साथ काम कर रही थी। उसका वैम्पायर नाइट ब्लड्सकस के पास मिल गया था।
अपना नाम सुनते ही जिल का चेहरा घबराहट से भर गया और वह तुरंत चारों ओर देखने लगी कि उसके आसपास कौन कौन नेता हैं। और भी बहुत कुछ है। भीड़ के बीच से आती हुई एक और आवाज़ सुनाई दी। वह रॉयल गार्ड्स की थी और उन्होंने लोगों के एक समूह को घेर लिया था। उस समूह में सिल्वर और 10वें महल से क्वीन के करीबी लोग थे। जैसी कि उम्मीद थी, वे पहले से ही आगे बढ़ने की योजना बना रहे थे और जब वे मुख्य द्वार से बाहर निकले तो शाही पहरेदारों की प्रतिक्रिया उनकी अपेक्षा के विपरीत थी। पहरेदारों ने उन्हें बताया कि वे उन्हें चौक तक ले जाएंगे और ब्राइस ने उस दिन सिल्वर को उससे कहीं ज़्यादा जानकारी दी थी जो उसने बाकियों को बताई थी। दूसरे परिवार के लोगों के खिलाफ एक जांच की गई। सभी परिवारों में से दूसरे परिवार में किसी भी अन्य परिवार की तुलना में सबसे ज़्यादा पिशाच पैदा हुए, फिर भी वे कभी भी अपनी सीमा तक नहीं पहुंच पाए। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने सबसे ज़्यादा अपराध किए जिनकी सज़ा दी जानी चाहिए और पिशाच आपसी कलह में मारे गए। फिर भी जब हम दूसरे परिवार के लोगों से पूछने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। काश हमें पहले ही पता चल जाता, लेकिन इसमें एक स्पष्ट पैटर्न था। जिन भी पिशाच पुरुषों को आंतरिक घेरे में पदोन्नत किया गया था, वे ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए। उन्हें सिर्फ सामान्य सज़ा नहीं दी जा रही थी, बल्कि उन्हें रक्तपिपासु या पिशाच उपवर्ग में बदलने के लिए भेज दिया गया था। सिंडी के चेहरे पर पसीना देखकर ब्रायस के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई और वह उसे आखिरी धक्का देना चाहता था। अगर आपने अपनी सेना के साथ मुझे मारने की योजना बनाई है तो ये बेकार होगा। प्राइमा को पहले ही रॉयल गार्ड के एक समूह के साथ भेज दिया गया है और हमने हर एक को खत्म कर दिया है, सिवाय उस रक्तपरी के जिसे हमने सबूत के तौर पर रखा था। फैक्स को भी साथ लाया गया था और यह सुनकर वह थोड़ा उदास हो गया। सिल्वर ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और यही वजह थी कि उसने उसे नहीं बताया था। वह जानती थी कि वह उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि पता चलने के बाद ब्रायस क्या करेगा। तुम कह रही हो कि मैं इसमें शामिल हूँ? जिल ने अपनी हथेली अपनी छाती पर रखते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि मेरा वैम्पायर नाइट मिल गया। कौन जाने सिंडी उसे धमकाने के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती। मैं तो बस अब तक तुम्हारे आदेशों का पालन कर रही थी। काज और फैक्स दोनों इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ था। क्विन ने कहा, और एलेक्स भी इस सब का गवाह है, वही जो उसे सबसे पहले सिंडी के महल में असली 8वें नेता के रूप में लाया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, जबकि नेता तुम्हारे महल के नीचे कब्रों में बंद हैं। ये सुनकर भीड़ में मौजूद पिशाचों की सांसें थमसी गईं और नेता भी अविश्वास से एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक मूल जाग उठा, और सिर्फ वही नहीं, 8वां मूल भी। हम अभी साबित कर सकते हैं कि काज ने जो कहा है वह सच है या नहीं। कोई भी बेझिझक उस पर प्रभाव डालने की कला का इस्तेमाल कर सकता है और पूछ सकता है। ब्राइस ने कहा, आगे खड़े होकर इस कार्य के लिए स्वेच्छा से आगे आने वाले पहले व्यक्ति मौका थे। आप सभी जानते हैं कि मैं ब्रायस पर आरोप लगाती रही हूं और मुझे शक है कि इस पूरे मामले के पीछे ब्रायस का ही हाथ है। इसलिए ये कहना सही होगा कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है, और यह बात अब भी सच है। अगर मैं ही अपने प्रभाव का इस्तेमाल करूं और काज सच बोल रहा हो तो हम सबको अपना जवाब मिल जाना चाहिए। वह काज के पास गया और काज उसे अपना हुनर उस पर आजमाने देने को तैयार थी। तभी ताली बजने की आवाज़ सुनाई दी। वाह वाह, सिंडी ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, उस पर प्रभाव डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझे पकड़ लिया, तुम सही थे। हर चीज़ के पीछे मैं ही थी। तुमने बहुत खोजबीन की। मुझे लगता है कि एक बात जो मैंने कमा की थी वह ये थी कि पिशाच के कुलीन नेताओं का एक इंसान से पिशाच बने व्यक्ति पर इतना भरोसा करना। फिर उसने अपनी काली पोशाक को जोर से खींचा और उसे पूरी तरह से फाड़ दिया। लेकिन आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? उसने लाल रक्त कवच के साथ अपने पूरे शरीर को ढकते हुए कहा। जैसे ही सिंडी ने अपनी काली ड्रेस उतारी, सबकी नज़रें उसके नीचे पहने कपड़ों पर टिक गईं। कुछ लोगों ने सिंडी को उसकी काली ड्रेस के अलावा कभी कुछ पहने नहीं देखा था, यहाँ तक कि ऐसी भी अफवाहें उन्हीं की वह उसी ड्रेस में सोती थी, और कुछ देर पहले जब उसने झगड़ा किया था तब भी उसने उसे पहने रखा था। अब इसे उतारकर सभी को आखिरकार समझ आ गया कि नीचे क्या था। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। रक्त जैसा लाल कवच। कवच के किनारों पर लाल रंग गहरा होता गया और बीच की ओर धीरे धीरे गहरा होता गया। हर कवच को अतीत के सबसे मजबूत रक्त क्रिस्टलों में से एक का इस्तेमाल करके बड़ी सावधानी से गढ़ा गया था। ये कवच उन 2 कवचों में से एक था जो पहले से ही मौजूद थे। रक्त कवच, ब्रायस ने कहा, उसकी नज़रें सिंडी को ऊपर से नीचे तक घूर रही थीं। वह उसे नहीं, बल्कि उस कवच को देख रहा था जो उसने पहना हुआ था। जल्द ही उसके मन में विचार आने लगे। सिंडी जैसी कोई जो इसके लायक नहीं थी इस अद्भुत कवच को पहने हुए थी। ये देखकर उसका पूरा शरीर अंदर ही अंदर उबल रहा था। उसका दाहिना हाथ इतना तनावग्रस्त था कि उसकी एक उभरी हुई नस त्वचा से फटकर धीरे धीरे फर्श पर टपक रही थी। यह उनके लिए भी पहली बार है।
राजा की तिजोरी खाली मिलने पर यह उम्मीद की जा रही थी कि किसी के पास कवच जरूर होगा, लेकिन ब्राइस को लगा कि इस गड़बड़ी के पीछे कोई बड़ा हाथ होगा। पिशाच भला उससे कैसे हार सकते थे? तो इसका मतलब यह है कि यह सच है, दूसरा नेता वास्तव में हर चीज के पीछे था। ऐसा होना ही चाहिए, अन्यथा उसके पास अभी रक्त कवच क्यों होगा? जो कुछ हुआ था उसे देखकर दर्शक स्पष्ट रूप से भ्रमित थे और एक कदम पीछे हट गए थे। उस पर लगाए गए तमाम आरोपों के बाद अब वह अपने अपराध स्वीकार कर रही थी। हालांकि कवच दिखाने का मतलब यह नहीं था कि वह आत्मसमर्पण कर देगी, वह लड़ाई के लिए तैयार थी। सिंडी, मुका बुदबुदाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसा महसूस करे। अब तक उसका ज्यादातर गुस्सा ब्रायस पर ही था और सिंडी ने कई बार उसकी और उसके लोगों की मदद भी की थी। सच्चाई जानने के बाद उसे अपराध बोध हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने ब्रायस पर आरोप लगाया था, बल्कि और भी कई वजहों से। सिंडी अक्सर 14वें किले की कोठरियों में आती और उन्हें देखती थी। कैदियों का आत्महत्या करना आम बात थी, कभी कभी तो वे एक दूसरे से लड़ते भी थे और अपनी जान गंवा देते थे, लेकिन अब मुका को एहसास हो रहा था कि उसने अपने ही लोगों के साथ क्या किया था। उसे डर था कि उन कैदियों को भी यही तकलीफ होगी। उसे यह एहसास होने लगा था कि उसकी लगातार मदद करने की इच्छा सिर्फ इसलिए थी ताकि वह उसे अपने पक्ष में करके अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सके। अपनी काबिलियत से वह सबको धोखा दे सकती थी। वह ऐसा कर सकती थी कि किसी को याद न रहे कि उसने क्या किया, या ये भी न पता चले कि वह कहाँ गई थी, और कोई सबूत भी न छोड़े। कैसे कैसे इस इंसान ने हम सबको धोखा दिया? उसने सोचा। मुका को सिंडी पर शक क्यों नहीं हुआ? इसकी एक वजह थी, क्योंकि एक बात समझ नहीं आ रही थी। खूनी कवच और खूनी किताब पाने के लिए इतनी जहमत क्यों उठानी पड़ी? अगर उसने क्विन को ड्वाइट की हत्या के लिए कभी दोषी नहीं ठहराया होता, तो भी वह और जिन दोनों उसे वोट देते और उसे रानी बना देते। अगर वह रानी बनती तो स्वाभाविक रूप से उसे ये दोनों चीज़ें विरासत में मिलतीं। क्या उसे डर था कि क्विन उसे वोट नहीं देगा? नहीं, उस समय क्विन को भी फैक्स और काज की वजह से ही शक हुआ था। मतलब ये सब तो पहले ही शुरू हो चुका था। उसने जो कुछ भी किया था उससे वह खुद को रानी बनने से रोक रही थी, और यही बात मुका को समझ नहीं आई। सब लोग अब चौक खाली करो, मुका चिल्लाया। दूसरी नेता, सिंडी चा, राजा की चीज़ें चुराने और शाही शूरवीर ड्वाइट की मौत के लिए जिम्मेदार है। वह आराम कर रही है और यह जगह जल्द ही युद्ध का मैदान बन जाएगी। मुका ने अपनी चेतावनी देने के बाद भीड़ को सुरक्षित रूप से उस इलाके से बाहर निकालने के लिए अपने 2 शूरवीरों को भी भेजा, और उन्होंने ऐसा बहुत जल्दी कर लिया। नेताओं के बीच लड़ाई में फंसने से उनमें से कई को चोट लग सकती थी। यह एक मुश्किल लड़ाई होने वाली है, क्विन। रक्त कवच के साथ उसे हराने के लिए तुम्हें दूसरे नेताओं की मदद की जरूरत होगी, विंसेंट ने बुरी तरह से कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं समझता हूं कि रक्त कवच मजबूत हो सकता है, लेकिन रक्त शस्त्रों की तरह क्या उसे भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मानव रक्त की जरूरत नहीं होगी? उसके पास कुप्पी हो सकती है, लेकिन फिर रक्त जल्दी खत्म हो जाएगा। हमें बस समय चाहिए। क्विन ने अपने आत्मिक शस्त्र के साथ अपने अनुभव के आधार पर अपने विचार व्यक्त किए। आथ की लड़ाई देखने के बाद क्विन को पता था कि जब तक रक्त हथियार को लगातार रक्त की आपूर्ति नहीं मिलती, तब तक उसका उपयोग सीमित समय के लिए ही किया जा सकता है। आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सच है, लेकिन ये तभी संभव है जब सिंडी ने पूर्ण रक्त वाली किताब से कुछ न सीखा हो। आप देखिए, उस किताब में विशेष शक्ति है। ये सभी रक्त को एक समान मानती है, पिशाच के रक्त सहित, और इसका उपयोग करते समय ये कवच को भी शक्ति प्रदान करती है। मुझे डर है कि अगर उसके पास रक्त कवच होता तो वह पहले ही किताब प्राप्त कर चुकी होती और उसे प्राप्त करने के दिन से ही उसे सीख रही होती। पिशाच चौक छोड़कर जा चुके थे और अब वह खाली लग रहा था। वहां बहुत कम लोग थे, लेकिन शाही रक्षक और 10वें परिवार के लोग वहीं रह गए थे। वे इस बार क्विन को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। पिछली बार जब उसे पकड़ा गया था तब वे उसकी मदद नहीं कर पाए थे, और कई नेता इस बात से चिंतित थे कि उसके साथ और भी लोग काम कर रहे हैं। उसी समय सिंडी जिल की ओर मुड़ी। खैर, ऐसा लगता है कि हमारे पास इससे लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप जानते हैं कि क्या करना है? जिल अभी भी जमीन पर पड़ी थी, आंसुओं से भरी हुई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो जमीन से उठकर सिर हिलाकर आंसू पोंछते हुए उसकी बात मान गई। जल्द ही वहां सिर्फ वे ही नहीं बचे थे। कुल मिलाकर अब 3 अतिरिक्त पुरुष उसके बगल में खड़े थे, जो कहीं से भी प्रकट हो गए थे। ये देखकर लियो और बोडेन का रवैया तुरंत बदल गया और वे दूसरे दौर के लिए तैयार हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो लोग वहां आए थे उनमें से एक असली 8वां नेता था। ब्राइस ने कहा, लगता है कि 8वां परिवार इस सब में बुरी तरह शामिल है। इस बात को देखते हुए कि 8वां परिवार का हर पूर्व नेता जो अभी भी जीवित है इस समय यहाँ मौजूद है। ब्राइस एक बूढ़ा पिशाच था और वह उन सभी को पहचानता था। वे सभी भूतपूर्व नेता थे जो मूल पिशाच को छोड़कर अनंत निद्रा में चले गए थे। हालांकि ब्राइस उनके पास मौजूद पुराने चित्रों के आधार पर जानता था कि असली पिशाच कौन था।
उन्हें दोष मत दो, रेमस ने कहा, वे तो बस मेरे आदेशों और आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। चूंकि पूरा 8वां परिवार मूलतः मेरा है, इसलिए उन्हें मेरी हर बात माननी ही होगी, चाहे मुझे उन्हें मजबूर ही क्यों न करना पड़े। रेमस ने अपना हाथ ऊपर उठाकर उंगलियां चटकाईं और उसी क्षण पिशाचों के जमावड़े वाले क्षेत्र में एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद दूर से पिशाचों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। प्राइमस, तुम सबसे तेज हो, शाही गार्डों के साथ जाओ और जांच करने जाओ, ब्राइस ने आदेश दिया। उसने ऐसा ही किया, लेकिन जल्द ही अलग अलग इलाकों में भी विस्फोटों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ब्राइस ये देखकर चौंक गया कि क्या हो रहा है। उसने उन सभी को मार डाला था जो उस गुप्त बस्ती में छिपे हुए थे। उसने सोचा कि सिंडी को इस तरह के हमले का समन्वय करने का मौका ही नहीं मिलता, तो फिर क्या हो रहा है। इस वजह से उनके पास चल रही तमाम समस्याओं की जांच के लिए और नेताओं को भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था। सनी, मस्कट, ली और मुका को भी जांच के लिए भेज दिया गया, जबकि बाकी लोग अपने सामने मौजूद समस्याओं से निपटने के लिए वहीं रुक गए। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इतने कम नेताओं के साथ हमारा मुकाबला कर पाओगे? रेमस ने कहा, आखिरकार तुम एक असली योद्धा से मुकाबला कर रहे हो, और वह भी ऐसे योद्धा से जिसके पास रक्त शक्तियां और पूर्ण रक्त कवच है। मुझे समझ नहीं आ रहा, ब्रायस ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, जो क्विन के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल की गई थी। एक असली आदमी टीम क्यों बनाएगा या दूसरे परिवार के आदेशों का पालन क्यों करेगा? क्या तुम्हें जरा भी घमंड नहीं है? गर्व, रेमस ने दोहराया, वह तो बहुत पहले ही गायब हो गया। अब मुझे बस 10वें परिवार से छुटकारा पाने की चिंता है। रेमस चिल्लाया और आगे बढ़कर खून का घूंसा मारा। वह सीधा क्विन पर निशाना साध रहा था, लेकिन लियो के आगे आते ही वह उस तक नहीं पहुंच पाया और उसने अपनी तलवार से खून के वार को चकनाचूर कर दिया। जल्द ही रेमस को अपनी पसली के दाहिने हिस्से में एक जोरदार वार महसूस हुआ, जिससे वह पूरे चौकोर हिस्से में जा गिरा। जिसने इतना जोरदार प्रहार किया था कि एक असली हथियार उड़ गया। उसे देखते हुए वे एक सुनहरे बालों वाले लड़के को देख सकते थे, जिसकी पीठ से 3 कांटे निकले हुए थे और उसके चेहरे पर शल्क थे। दूसरे राउंड का समय हो गया है और इस बार ये 10 मिनट से ज्यादा लंबा होगा, बोडेन ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। इस बीच लियो उसके पीछे खड़ा होकर उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। डाल की 10वें परिवार की रक्षा क्यों कर रही है? सिंडी ने दांत पीसते हुए सोचा। पिशाच बस्ती में चारों ओर लगातार विस्फोट हो रहे थे और पिशाचों की चीखें भी जारी थीं। जो पिशाच अभी अभी चौक से निकलकर अपने घरों को लौट रहे थे, वे अचानक घबराकर इधर उधर भागने लगे और जल्द ही लड़ाई की आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं। ये स्पष्ट था कि बस्ती में हो रहे विस्फोट किसी विशेष उपकरण से हो रहे थे, लेकिन ये लड़ाई से हो रहा था, पिशाचों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध अपनी क्षमताओं का प्रयोग करने से। हंगामे से निपटने के लिए भेजे गए नेता सभी को शांत करने और यह पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि विस्फोट कहां से आ रहे हैं और वास्तव में क्या हो रहा है। इन नेताओं में से एक खास तौर पर 5वें परिवार की मुखिया सनी थी। वह अपने परिवार के सदस्यों को लेकर बेहद चिंतित थी, क्योंकि उन्हें कमज़ोर समझा जाता था। उसकी क्षमता ने उसके परिवार के सदस्यों को परिचितों के साथ संवाद करने की अनुमति दी, लेकिन परिचितों से संबंधित नियम के कारण उसके परिवार में ऐसे बहुत कम पिशाच थे जिनके पास ये नहीं थे, इसलिए उन्हें स्वयं की देखभाल करनी पड़ती थी। साथ ही बस्ती के सभी पिशाच लड़ाकू नहीं थे। उनमें औसत इंसानों से ज़्यादा ताकत थी, लेकिन कुछ ज़्यादा ताकतवर बनने की कोशिश नहीं करते थे और बस्ती में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का आनंद लेते थे। 5वें परिवार से होने के कारण अन्य परिवारों की तुलना में उसके यहाँ अधिक लोग आकर बसे। अपने महल के सबसे नज़दीक स्थित शोरगुल वाले इलाके में जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश में उसने अपने परिचित को बुलाया और जल्द ही एक घर के आकार का एक बड़ा काला भेड़िया उसके पास दिखाई दिया, जिसके सिर के ऊपर से एक सींग निकला हुआ था। इस भेड़िए की खासियत ये थी कि वह अपना आकार बदल सकता था और उसके अगले पंजों पर जानवरों जैसे उपकरण लगे थे जो उसके हमलों को और भी तेज कर देते थे। अंततः सिकुड़ते हुए भेड़िया एक छोटे हाथी के आकार का हो गया तथा अब उसका आकार पहले की तुलना में आधा रह गया। नौर, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी, हमें जितनी जल्दी हो सके महल तक पहुंचना होगा, उसने आदेश दिया और जल्दी से विशालकाय काले भेड़िए की पीठ पर कूद पड़ी। नौर ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि उसके मालिक की इच्छा क्या थी, और वह चली गई। नौर तेज थी, एक पिशाच के लिए भी उसका पीछा करना मुश्किल था। उसकी गति उसकी मुख्य विशेषता थी जिसका इस्तेमाल वह लड़ाई में करती थी, लेकिन वे ज़्यादा दूर नहीं पहुंच पाए थे कि सनी ने किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया जिसे वह अच्छी तरह जानती थी। वह रोकेन था, अपने छोटे काले खरगोश के साथ, और एक छात्र को कंधे पर घसीटते हुए मदद के लिए पुकार रहा था। उसे चोट लगी है, आओ मदद करो, वह चिल्लाया। सनी नोर से कूद पड़ी और उसने यथासंभव मदद करने की पूरी कोशिश की। लो, इसे थोड़ा खून दे दो, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, उसने एक फ्लास्क देते हुए कहा, लेकिन वह जानती थी कि वह इतने सारे पिशाचों के साथ ऐसा नहीं कर पाएगी।
वह अपने साथ आपात स्थिति के लिए ही कुछ फ्लास्क रखती थी, जैसा कि ज़्यादातर पिशाच करते हैं, लेकिन इस नुकसान के साथ उन्हें कुछ बेहतर चाहिए था। क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि क्या हुआ? उसे इतनी बुरी चोट क्यों लगी है, उन पर क्या बीत रही है? उसने पूछा। ये 8वें परिवार के लोग हैं, पूल एरिया में रहने वाले और उनके अंदरूनी किले में रहने वाले लोग। वे हर तरफ हर पिशाच पर हमला कर रहे हैं, चाहे वे किसी भी परिवार से हों, उन्हें जो भी पिशाच दिखाई दे रहा है। बाकी पिशाचों ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया है, लेकिन उनमें से कुछ हमारे दोस्त हैं। वे हिचकिचा रहे हैं, जबकि 8वें परिवार को कोई परवाह नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? रोकेन हताश होकर चिल्लाया, उम्मीद करते हुए कि उसे जवाब मिल जाएगा, लेकिन सनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह ऐसा काम नहीं था जो सिंडी या जिल दोनों में ही संभव था। क्या पूरा 8वां परिवार इसमें शामिल है? ऐसा नहीं हो सकता। जब तक कि उन्हें किसी चीज़ की धमकी न दी गई हो, या इसका मूल से कोई लेना देना है। जब वह अपने विचारों में मग्न थी और यह जांच कर रही थी कि 5वें परिवार का पिशाच ठीक हो गया है या नहीं, तभी एक पिशाच घर की छत से छलांग लगाकर नीचे गिर गया और उनकी आंखें नोचने को तैयार था। तेजी से सोचते हुए और अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए सनी ने रोकेन और घायल पिशाच को लात मारकर दूर फेंक दिया। अपनी ताकत से वह उन्हें जमीन पर फिसलते हुए काफी दूर तक धकेल पाए। उसी समय वह पीछे की ओर लुढ़क गई और पिशाच के पंजे जमीन में धंस गए। सनी को पिशाच से निपटने में ज्यादा देर नहीं लगी। अपनी जगह से उठते ही उसने पिशाच की कोहनी पर लात मारी, जिससे उसकी कोहनी टूट गई। फिर पिशाच की गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़कर उसका सिर जमीन पर पटक दिया। उसने उसे पुनः उठाया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह अभी भी जीवित है। तुमने पिशाच सरदारों में से एक पर हमला करके बहुत बड़ा पाप किया है, सनी ने कहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये सब कहना बेकार है। बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पिशाच की आंखों में देखते हुए, भले ही वह उसे देख रहा था, उसी समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पिशाच वास्तव में उसे नहीं देख रहा है। ये तस्वीरें, ये आवाज़ें, इन्हें मेरे दिमाग से निकाल दो। तुम शैतान हो, मुझे इनसे छुटकारा पाना है। मुझे सबकी रक्षा करनी है। इन सब से छुटकारा पाओ। वह आदमी चीखा, और जल्द ही सनी ने उसके सिर के पिछले हिस्से पर इतनी जोर से वार किया कि वह बेहोश हो गया। 8वें परिवार के लोग सब पर हमला कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं। दोनों तरफ के पिशाच बेवजह अपनी जान गंवा रहे हैं। सभी पिशाच इतने मजबूत नहीं होते कि वो कर सके जो मैंने अभी किया। मुझे मदद तो करनी ही होगी। उसने दांत पीसते हुए सोचा। हमें हर संभव मदद करनी होगी। रोकेन, मैं जिन लोगों को भी मार गिराऊंगा, उन्हें नोअर की पीठ पर लाद देना। जब हम 10 लोगों को इकट्ठा कर लें, तो उन्हें 13वें परिवार के पास ले जाना। उनसे कहो कि वे अपनी रस्सी से उन्हें बांध लें। हम ज़्यादा से ज़्यादा पिशाचों को बचाने की कोशिश करेंगे। प्लाजा स्क्वायर पर वापस आकर नेताओं और अन्य लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी, और ऐसा लग रहा था कि अन्य नेता जो जाग गए थे, वे भी 8वें परिवार के लोगों के समान ही अनुभव कर रहे थे। जब अन्य नेताओं ने उन्हें बुलाने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे बड़बड़ा रहे हों। उस समय नेताओं के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ समूह बन गए थे। पॉल और काइल, जो कुछ देर पहले तक लड़ रहे थे, अब 8वें नेताओं में से एक के खिलाफ लड़ने जा रहे थे। पिशाच शूरवीर जो 12वीं प्राइमा और 7वें परिवार के नेता काइल की जगह ले रहे थे, वे भी उनके आदेश पर मदद के लिए चले गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि जिन विरोधियों का वे सामना करेंगे वे बहुत शक्तिशाली होंगे। ऐसी अफवाहें फैली हुई थीं कि पिशाचों को यकीन नहीं था कि ये अफवाहें सच है या नहीं, लेकिन पिशाचों के बीच यह आम बात थी कि हर पीढ़ी में वंश अलग होने के साथ साथ पिशाच कमज़ोर होते जाते थे। अगर यह सच होता तो भले ही वे नेता थे, लेकिन दूसरे नेताओं के खिलाफ लड़ना इतना आसान नहीं होता। समूहों ने मिलकर काम किया था। लियो और बोडेन मूल नेता रेमस के खिलाफ, पॉल और प्राइमा अन्य 8वें नेताओं में से एक के खिलाफ, डेविड और सुजान अन्य 8 नेताओं के खिलाफ, और जिल जिन के खिलाफ। इनमें से कुछ समूह स्वाभाविक रूप से नेता के रूप में गठित हुए थे, जिन्होंने अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया, और जिन जैसे कुछ लोग थे जो अपनी ताकत पर आश्वस्त थे। 10वें परिवार के जो लोग साथ आए थे, जिनमें सिल्वर भी शामिल था, वे उन पिशाचों से निपटने में व्यस्त थे जो चौक में घुसने लगे थे। 8वें परिवार के लोग लगभग पागलों की तरह चौक की ओर दौड़ रहे थे, और उनका साथ देने के लिए काज भी मौजूद था। क्या लियो और बोडेन उस मूल के खिलाफ ठीक रहेंगे? क्विन ने चिंतित होकर कहा, लेकिन उसकी अपनी कुछ और चिंताएं भी थीं। आखिरी क्षण तक वे क्विन को सुजैन की सुइयों से बेहोश कर रहे थे, जिससे उसकी शक्ति वापस नहीं आ पा रही थी। हालांकि ब्रायस के आने और फांसी में देरी होने की वजह से वह अपनी एमसी कोशिकाएं और कुछ क्यूई तो वापस पा सका, लेकिन पूरी तरह से नहीं। छाया शून्य कौशल का उपयोग करके वह एक ऐसा स्थान बना सकता था जिससे उसकी एमसी कोशिकाएं दोगुनी तेजी से ठीक हो सकें, लेकिन फिर वह बाहर हो रही किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएगा। यह एक संघर्ष था, लेकिन सिर्फ इसके बारे में सोचने से और भी समय बर्बाद होता।
यदि वह अब मदद करता तो वह अपनी वास्तविक शक्ति के एक अंश से ही लड़ पाता, लेकिन एक काम तो वह अभी भी कर सकता था, खून चूसने वाला बन जाना, लेकिन यह एक बहुत बड़ा जोखिम था। तुम्हारे चेहरे पर ये भाव क्यों हैं? ब्राइस ने क्विन से पूछा। जिस दिन मैं तुमसे मदद मांगूंगा उसी दिन मेरा अंत हो जाएगा। ब्राइस के पास प्राइमा खड़ा था, जो क्विन और ब्राइस का समर्थन करने के लिए तैयार था और उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय भी था। जो हम सबको परेशान करेगा वह ओरिजिनल नहीं है, बल्कि वह है, ब्राइस ने कहा, जब वे दोनों उससे मुकाबला करने के लिए तैयार थे। क्विन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इस समय वह अपने एक दुश्मन का समर्थन कर रहा था। जैसे ही पूरे शहर में विस्फोट और लड़ाई की आवाज़ें सुनाई देने लगी, एक व्यक्ति ने अपने समूह से अलग होने का कठोर निर्णय लिया और सीधे बस्ती की ओर चल पड़ा और लड़ाई में कूद पड़ा। यहाँ जो लोग हैं उन्हें मेरे बिना भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्विन, तुम इसके लिए मुझसे नफरत तो नहीं करोगे ना? पीटर ने सोचा और चौक से निकलकर इमारतों के बीच से पूरी रफ्तार से भागा। वह दौड़ता रहा और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके रास्ते में कौन आ रहा है। घबराहट में वह उनसे टकराता रहा और रास्ते में कुछ लोगों को धक्का भी दे दिया। उसने अपने आसपास की दर्द भरी चीखों को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। उसके सामने ज़मीन पर एक पिशाचिनी अपने किशोर बेटे को पकड़े हुए थी। कुछ लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे घायल हो गए हैं। पीटर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी उसे पता था कि एक इंसान मुसीबत में है। लोगान पिशाचों की बस्ती में बहुत पीछे रह गया था और ज़रूरत पड़ने पर अपने नए हथियार से उन्हें सहारा देता था। उसके लिए लड़ाई से दूर रहना सुरक्षित था, लेकिन अब लड़ाई हर जगह थी। हालांकि पिशाचों के लौटने और उनके बीच चल रही अराजकता और लड़ाई के बीच पीटर को पता था कि अब लोगान के शामिल होने की संभावना है। पीटर को लोगान कमज़ोर नहीं लगा। वह जानता था कि वह अपनी जगह पर डटा रह सकता है, लेकिन इस दुनिया में मामला अलग था। लोगन ने एक स्प्रे लगाया था जिससे वो सबको एक पिशाच जैसा दिखाई देता था, लेकिन अगर उसके शरीर पर एक खरोंच भी आ जाती तो सारे पिशाच उसके खून की ओर आकर्षित हो जाते, न कि सिर्फ वे जो दूसरे पिशाचों पर हमला कर रहे थे। ये भी मुमकिन था कि उसके आसपास के घायल लोग भी उसके खून से खुद को ठीक करना चाहें। उस समय जब पीटर महिला और बच्चे से थोड़ी दूरी पर पहुंचा था, 8वें परिवार के पिशाचों में से एक उनकी ओर छलांग लगाता हुआ दिखाई दिया। हमें पिशाच बस्ती पर हमला करने वाले सभी राक्षसों से छुटकारा पाना होगा, वह चिल्लाया। माँ का हाथ खून से लथपथ था, जबकि लड़का घायल था और ऐसा लग रहा था कि वह ज्यादा हिल-डुल नहीं सकता। उसने लड़के को कसकर पकड़ लिया, उसे अपने पास खींच लिया और उसका सिर अपनी छाती पर रख लिया। हमारे राजा, कृपया हमें बचाए, उसने कहा, ये जानते हुए कि संभवतः यह उसका अंत था। बिना रुके उनके पास से भागते हुए पिशाच पीटर की दृष्टि के क्षेत्र में आ गया था। मेरे रास्ते से हट जाओ, पीटर ने मुक्का मारते हुए चिल्लाया। ये देखकर पिशाच ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पीटर अपनी ताकत नहीं रोक पाया और जब मुक्का पड़ा तो पिशाच का धड़ उसके शरीर से अलग होकर सड़क पर उड़ गया। क्विन भी बाकी नेताओं जितना ही ताकतवर था और पीटर की ताकत भी वैसी ही थी। आम पिशाच उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। महिला ने ऊपर देखा तो उसे दूर से एक युवक भागता हुआ दिखाई दिया। हमें किसने बचाया? उसने पिशाच को न पहचानते हुए सोचा। बस्ती से गुजरते हुए ऐसा कई बार हुआ था। पीटर अपने रास्ते से नहीं भटका और कई पिशाचों ने उस पर हमला करने की कोशिश की। हर बार जब कोई पिशाच हमला करता तो वह एक ही वार में उन पर टूट पड़ता और आसपास मौजूद दूसरे पिशाचों को बचा लेता। हम तो बच गए, लेकिन क्या कोई पिशाच इतना शक्तिशाली था? मैं उसे जानता हूँ, वह हमारे 10वें परिवार से है, दूसरे ने उत्साह से उत्तर दिया। वह खास वाइट है। उनमें से कुछ को फैक्स रेस्क्यू मिशन वाला पीटर याद आने लगा। हालांकि अभी उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वह किस परिवार से था। पिशाच बस इस बात से खुश थे कि कोई तो उनकी मदद कर रहा था और उन्हें हमलावरों से बचा रहा था, भले ही उसका इरादा ऐसा न रहा हो। लोगन जहां था वहां से सब कुछ देख सकता था जो हुआ था और जब हुआ था। पिशाच चौक से अपने घरों को लौट रहे थे। सिंडी के साथ जो हुआ उसके बारे में जानने के बाद वे सभी घबराए हुए चल रहे थे। लेकिन जैसे ही घुंघराले मूंछों वाले पिशाच ने अपनी उंगलियां चटकाईं, सब कुछ बदल गया। पल भर में उनके साथ चल रहे कुछ पिशाचों ने उनके सिर पकड़ लिए और बाएं दाएं उन पर हमला कर दिया। वहां बहुत अफरा-तफरी मच गई, क्योंकि पूलिंग एरिया के पिशाचों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और कुछ देर तक तो वे दोस्त और दुश्मन में फर्क ही नहीं कर पा रहे थे। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि हमला 8वें परिवार के सभी पिशाच कर रहे थे। बस अच्छी बात यह थी कि लोगन ऊंचे स्थान पर था, जबकि ज्यादातर पिशाच नीचे थे। उसने अपने हथियार समेटने शुरू कर दिए और स्पीड सूट पहन लिया। मुझे 10वें किले में वापस जाना होगा, अभी मेरे लिए यही सबसे सुरक्षित जगह है, लोगन ने सोचा, जैसे ही उसने एक हथकड़ी लगाने वाले उपकरण का इस्तेमाल करके उसे एक इमारत की छत से दूसरी इमारत की छत पर झुलाया।
वह नीचे से हो रही लड़ाई को सुन और देख सकता था, लेकिन वह जानता था कि वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार लड़ाई छतों तक पहुंच गई। आखिरकार अपने साथियों के खिलाफ लड़ने को तैयार पिशाच सामने आ गए और दोनों पक्षों की लड़ाई काफी हिंसक हो गई। एक पिशाच हवा में उछल गया और जैसे ही दोनों गिर रहे थे, दोनों एक दूसरे पर खून के वार करते हुए अपनी बाहें लहरा रहे थे। फिलहाल लोगन ने सोचा कि उन सबको नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा, लेकिन तभी जिस बड़ी सपाट छत पर वह खड़ा था, उसके सामने कुछ ही फीट की दूरी पर कुछ गिरा और धूल का एक तूफान उठा। जब तूफान शांत हुआ तो उसने देखा कि एक पिशाच ने दूसरे को हरा दिया था और एक जमीन पर मरा पड़ा था। मैं आशा करता हूं कि जो बच गया है वह पागल पिशाचों में से नहीं है, उसने सोचा। पिशाच ने उसकी ओर मुड़कर देखा। एक और राक्षस, हमें हर कीमत पर बस्ती की रक्षा करनी होगी, पिशाच ने कहा। मुझे लगता है मैं कभी इतना भाग्यशाली नहीं था, लोगन ने सोचा। उसने अपनी बाहों पर स्थित क्रिस्टल स्लॉट्स को तुरंत सक्रिय कर दिया और बदले में 2 लाल रक्त ऊर्जा ब्लेड बन गए। उसे इस पिशाच से जल्दी निपटना था, इससे पहले कि दूसरे पिशाच आ जाएं, और उसे यह सुनिश्चित करना था कि ऊर्जा ब्लेड्स की शक्ति खत्म होने से पहले वह ये काम कर ले। इस तरह की लड़ाई में अपने कवच में एक और क्रिस्टल डालने की कोशिश करना उसकी मौत का कारण बन सकता है। पिशाच का हमला काफी बेकाबू था, इसलिए लोगन ने धैर्यपूर्वक उसके हमले का इंतजार किया। भले ही पिशाच उससे तेज हो, वह जानता था कि उसे सही समय पर ही हमला करना है, बेतरतीब ढंग से हमला करने या चकमा देने की कोशिश नहीं करनी है। तब कम से कम वह कुछ तो कर पाएगा। जैसे ही उसके पंजे बाहर निकले, लोगान ने अपनी पतली ऊर्जा ब्लेड से पिशाच की बांह को चीर डाला। पिशाच जमीन पर गिर गया, लेकिन पिशाच के धीमे होने का कोई संकेत नहीं था। अगर तुम हवा में हो तो कैसे बचोगे, लोगन ने कहा जैसे ही उसने अपने दूसरे ब्लेड को तोप के गोले में बदला। उसने उसे सीधे पिशाच के शरीर पर दागा और वह सीधा उस पर जा लगा। यह एक जोखिम था, क्योंकि उसने अपनी दाहिनी भुजा की सारी ऊर्जा का उपयोग ब्लेड के बजाय ऊर्जा शॉट के रूप में किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह काम कर गया, क्योंकि पिशाच अब हिल नहीं रहा था और उसका अधिकांश शरीर गायब हो गया था। अपनी बाह में एक और ब्लड क्रिस्टल लगाकर लोगन किसी भी स्थिति के लिए तैयार था और अगली इमारत की ओर जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपना ग्रैपलर तैयार किया और उसे हवा में ही छोड़ दिया। हालांकि जब वह हवा में था और दूसरी इमारत से जुड़ने से पहले नीचे से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। पूरी इमारत हिलने लगी और जल्द ही छत भी ढहने लगी। लोगन तरह तरह के मलबे में से गिरता हुआ 2 मंजिल से नीचे गिर गया। सौभाग्य से उसके कवच ने उसे किसी भी बाहरी चोट से बचा लिया था, यदि अब उसे खून बहता तो यह निश्चित रूप से बुरा होता। इमारत इस तरह क्यों गिर गई, उसने सोचा। कुछ सेकंड बाद उसे जवाब मिल गया, क्योंकि इमारत के टुकड़े इधर उधर ऐसे बिखरे पड़े थे मानो उनका वजन कुछ भी न हो। लोगन जहां था उससे ज्यादा दूर नहीं, मलबे से कुछ निकल रहा था और सबसे पहले लोगन को एक पीला गंजा सिर दिखाई दिया। हालांकि जैसे ही वह जीव खड़ा हुआ, उसे एहसास हुआ कि वह किसी आम पिशाच से बड़ा था और उसके शरीर पर मौजूद बाकी सभी विशेषताओं से साफ जाहिर था कि वह एक रक्तपिपासु था। वह सीधे लोगन की ओर झपटा, लेकिन उसकी गति बहुत तेज थी। हमला करने की बजाय लोगन ने अपनी बाहों पर ध्यान केंद्रित किया और रक्षात्मक पोशाक पहन ली। मकड़ियों ने तेजी से काम किया, उसके कवच के कुछ हिस्सों को हिलाकर उसकी बाहों का आकार बढ़ा दिया। फिर भी जब उसे चोट लगी तो लोगन दूसरी तरफ जा गिरा और उसे सिर्फ घर की दीवार ही रोक पा रही थी। जोरदार टक्कर से लोगन को लगा कि अंदरूनी चोट की वजह से उसके मुंह में खून भर गया है, लेकिन उसने उसे मुंह से बाहर नहीं निकलने दिया। उसने अपनी भुजाओं की ओर देखा, कवच नष्ट हो गया था, परंतु वह कटा नहीं था। ब्लडसुकर फिर से वही कोशिश करने को तैयार था, और अपनी बुनियादी मूर्खता और हमलों के बावजूद लोगान उसे दूसरी बार रोक नहीं सका। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ना चाहिए जो तुम्हारे तरीके से लड़ता हो, एक आवाज ने कहा। खून चूसने वाले के सिर के पिछले हिस्से को पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उसकी बांह से एक ब्लेड बाहर की ओर निकला और उसके सिर में घुस गया, जिससे वह पल भर में मर गया। जब पीटर ने लोगन की ओर देखा तो उसे कहीं भी खून नहीं दिखाई दिया। लगता है मैं समय पर पहुंच गया, पीटर ने कहा। लोगन मुस्कुराया, लेकिन जल्द ही उसका शरीर कांपने लगा और वह खुद को और नहीं रोक सका। 2-3 बार खांसी भी हुई और उसकी अंदरूनी चोटों से निकला खून फर्श पर फैल गया। मुझे खेद है, मैं इसे और नहीं रोक सका, लोगन ने कहा। उसके दांत और जीभ खून से सने हुए थे। कुछ ही सेकंड बाद वह जगह पिशाचों से घिर गई। लड़ाई में घायल हुए पिशाच, यहाँ तक कि वे भी जो कुछ सेकंड पहले एक दूसरे से लड़ रहे थे, सबके मन में एक ही बात थी। वे लोगन को चाहते थे। चलो, जो भी उसे छूने की कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूंगा, पीटर चिल्लाया।